तशक्कुर तशक्कुर पाकिस्तान तशक्कुर। अगर ये जंग ज़्यादा देर तक चलती है तो वो ईरान के लिए नुकसानदेह होगी। वर्ल्ड मार्केट सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है और सबसे ज़्यादा उसको जो स्पेकुलेशन की जाती है वहाँ जो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब टैक्सेस को कम किया गया है। द चैंपियन कोवो ब्रेंडन, क्या बात है सर, क्या बात है। मशरिक़ वुस्ता में जारी जंग मजीद बढ़ने का खदशा अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग में शामिल हो सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इम्कान जाहिर कर दिया। अमरीका की सीनियर सहाफ़ी से ऑफ कैमरा गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान इसराइल जंग में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन अगर सालसी का किरदार अदा करें तो वो उसके लिए खुले दिल से तैयार हैं। ईरान का मुज़ाकरात से इनकार के बाद एक बार फिर इसराइल पर हमला करते हुए मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। दुश्मन को एक लम्हे के लिए भी अमन मयसर नहीं होने देंगे। ताज़ा हमला तबाहकुन ताकत के जरिए किया गया। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान जनरल अली मोहम्मद का जवाबी कार्रवाई के बाद अहम बयान। ईरानी हमले के बाद हाइफा रिफाइनरी की पैदावार मुकम्मल तौर पर रुक गई। हमले में 3 अफराद हलाक। इसराइल का एक बार फिर तेहरान पर हमला, सरकारी टीवी चैनल की इमारत को निशाना बनाया। दौरान नशरियात टीवी चैनल की इमारत पर हमला किया गया। ईरानी खातून एंकर सीट छोड़कर उठ गईं। ईरानी एंकर सहर इमामी के सोशल मीडिया पर चर्चे। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली हमले में सरकारी चैनल के मुताबिक कारकुनों की शहादत की इत्तला। पंजाब का 5,000 अरब रुपए से जायद का बजट पेश, तनख्वाहों में 10% इजाफा। NFC अवार्ड के तहत 4,060 अरब रुपए मिलेंगे। सूबाई महसूलात 882 अरब, जारी अखराजात 2,706 अरब, जबकि कैपिटल अखराजात 590 अरब रुपए होंगे। सब्सिडी का हदफ 72 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। और कराची में हीट वेव की सूरत हाल, रिकॉर्ड पारा 40 डिग्री जबकि गर्मी की शिद्दत 48 या 50 डिग्री तक महसूस की गई। महकमा मौसमियात ने आज मशरक़ी पंजाब, खित्ता पुठवार और खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसने की नवीद सुना दी। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। मैं हूं सैयद फैसल करीम। उम्मीद है कि आपके दिन का आगाज बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार हुआ होगा। सबसे पहले बात करेंगे कल उस ऐलान की जो कि पूरी इस्लामी दुनिया में बुलंद हुआ। तशक्कुर तशक्कुर पाकिस्तान तशक्कुर। ये सदा बुलंद हुई कल ईरानी पार्लियामान में जब ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान अरकान से मुखातिब हुए। ख़ातीन हज़रात, इस सदा ने 1974 के OIC समिट के वो मनाजिर ताज़ा कर दिए जब पाकिस्तान के दिल लाहौर में इस्लाम पूरी रफ्तार से धड़कता महसूस हुआ। शाह फैसल, मोअम्मर कद्दाफी, अनवर सादात, यासिर अरफात सब एक ही सफ में थे। यहां तक कि दो लख्तगी की तलखी भुलाकर भुट्टो और शेख मुजीब भी हाथ में डाले हाथ चले थे। मुस्लिम दुनिया में हम ताबा अबद सय्यो तगरी हैं गूंजने लगा था। लेकिन फिर मुस्लिम दुनिया पर सहूनी जवाल गालिब आया। फिर आपसी रंजिशों ने जंग की सूरत हाल इख्तियार की और नतीजा ये हुआ कि फ़लस्तीन जैसे रकबे के लिहाज से छोटे मुल्क पे इसराइल ने जब चाहा हल्ला बोल दिया। हम भूल नहीं सकते 7 अक्टूबर के बाद से लेकर अब तक की दुनिया जहाँ पे गज़ा में सूरत हाल हुई। लेकिन फिर कहते ना कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। इसराइल को ईरान का दंदान शिकन जवाब जारी है। लेकिन इसराइल शायद चाहता नहीं कि दुनिया तक सच्चाई पहुँचे। निहत्ते लोगों को निशाना बनाने के बाद अब इसराइल का हदफ है मीडिया। गुज़श्ता शब ईरानी टीवी पर हमला करके इसराइल ने यह वाज़े कर दिया है कि वो एक दहशतगर्द फाशिस्ट वजूद है जो अपने जंगी जराइम दुनिया तक पहुंचने नहीं देना चाहता। लेकिन सलाम है ईरानी एंकर सहर इमामी को जो बराह रास्त नशरियात करते वक्त इसराइली हमले की जद में आई। हमले के बायस वक्ती स्टूडियो उन्हें खाली करना पड़ा, लेकिन चंद लम्हों बाद वो दोबारा नशरियात उन्होंने संभाली। वो लम्हात आपको दिखाते हैं। अब इस तमाम तर मामले पे दुनिया इसको कैसे देख रही है। अभी भी गुज़िश्ता रात भी बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है और अमरीकी सदर का सबसे अहम बयान सामने आया। सब पे हम बात कर लेते हैं। सरदार मसूद खान जो कि साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद है। सर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सूरत हाल गंभीर से गंभीरतर होती जा रही है। ईरान इसराइल जंग के दौरान अब मीडिया को भी निशाना बनाया जा रहा है। मशरिक़ वुस्ता की जंग को मज़ीद बढ़ता देख रहे हैं आप? खतरात तो मौजूद है कि जंग बढ़ जाए और पूरे के पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले ले।
एक एतबार से ये जंग पहले ही मुसल्लत हो चुकी है मशरक़ वस्ता के ऊपर, क्योंकि आप देखें कि किस तरीके से खलीजी रियासतों में एक बहरान पाया जाता है। और उसके अलावा ईरान ने ये भी कहा है कि अगर इस तरीके से ये सिलसिला जारी रहा इसराइल के हमले का, तो वो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज़ को भी बंद कर देगा, जहाँ तकरीबन दुनिया की 20% ऑयल सप्लाई होती है। तो इस वजह से ये ख़तरात अपनी जगह पे मौजूद हैं और शदीद हैं। और दूसरी ये कि जो सफारतकारी है अभी पस पर्दा हो रही है, उसके नताइज सामने नहीं आ रहे। बरतानिया मुतहर्रिक है, फ्रांस, जर्मनी, ये सब कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ख़ुद जो है कोशिश कर रहा है, और ख़लीजी रियासतें बिलख़ुसूस सऊदी अरब और अमारात कोशिश कर रहे हैं कि ये जंग टल जाए। मतलब जंग तो शुरू हो गई, लेकिन इसके जो ज़्यादा हौलनाक पहलू होंगे, यानी इसका जो जौहरी पहलू होगा, उसको बचा जा सके। तो ख़तरात अपनी जगह पे मौजूद हैं, सफारतकारी भी जारी है, लेकिन जो चीज़ इसराइल के लिए हैरान कुन हुई है वो ये है कि ईरान ने भरपूर जवाबी हमले किए हैं, और उसके बाद उसने भी उसके निशाने भी ठीक रहे हैं इसराइल के अंदर। तो इस वजह से एक किस्म का तवाज़ुन तो कायम हुआ है, लेकिन अगर ये जंग ज़्यादा देर तक चलती है तो वो ईरान के लिए नुकसानदेह होगी। अच्छा, आपने भी इसका जिक्र किया कि ईरान ने ना सिर्फ आबनाए हर्मुज़ को बंद करने की धमकी दी है, बल्कि गुज़िश्ता रोज़ ये खबर भी सामने आई थी कि शायद वो NPT से बाहर निकल जाए। क्या ये ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान ने भारत के ख़िलाफ़ बयान दिया था कि पाकिस्तान के पास जौहरी हमले के अलावा ऑप्शन नहीं बचता? अगर आप हालिया जंग की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में इस किस्म का कोई बयान नहीं दिया था। पाकिस्तान जो है एक ज़मादार जौहरी रियासत है, और उसने हिंदुस्तान के साथ रिवायती हथियारों के साथ, कन्वेंशनल कैपेबिलिटी के साथ मुकाबला किया और बरतरी हासिल की। क्योंकि जब आप जौहरी असला इस्तेमाल करते हैं तो वो हमला न सिर्फ दुश्मन पे होता है बल्कि अपने ऊपर भी होता है, क्योंकि जो ताबकारी के असरात होते हैं, जो एटमी ताबकारी का अखराज होता है, वो किसी को भी नहीं बख्शता है। लिहाजा ये फ़ैसला बहुत सोच समझ के करना होता है। लेकिन आपने दुरुस्त कहा कि ईरान को एक ऐसे कोने में धकेला जा रहा है जहां उसके जो भी फ़ैसला करने वाले इस बात पे मजबूर हो जाएंगे, सोचेंगे कि क्यों ना वो जौहरी अफसूदगी को उस सतह पे ले जाएं जहां वो एक धमाका कर सकें और न्यूक्लियर असला बना सकें। इस सिलसिले में कई जो है वो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि उसके पास 9 या 10 हथियार बनाने की अहलियत पहले से मौजूद है, और बस थोड़ी ही देर में या एक जो है 1-2 दिन में या हफ्ते में वो ऐसा कर सकता है। तो इसके लिए ये न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा। इसमें एक और बात यह है कि एक तज़ाद उभर के सामने आया है कि एक जौहरी रियासत यानी इसराइल ने एक गैर जौहरी यानी ईरान के ऊपर हमला किया है, लेकिन जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के अरकान हैं वो ईरान की मदद को आगे नहीं बढ़े, बल्कि वो ईरान को कह रहे हैं कि वो किसी तरीके से हथियार डाल दे और जंग का यहाँ ख़ात्मा करे। और सदर ट्रंप की जो तजवीज़ है जिसके मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि वो अपने तमाम मुतालबात से या हुकूक से दस्तबरदार हो जाए जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के फ्रेमवर्क में मौजूद है। तो ये सूरत हाल बन गई है। तो और दूसरा ये है कि ये आजकल के तज्ज़ियों में ये बात बार बार आ रही है कि जब किसी मुल्क के पास जौहरी हथियार हों तो उसके ऊपर हमला करना बहुत मुश्किल होता है, यानी हमला करने वाला हमलावर सौंपता है बल्कि हमला नहीं करता। जिसकी मिसाल आप ने सुनी होगी शुमाली कोरिया की, उसके ऊपर कोई हमला नहीं, अगरचे उसे चीन की सरपरस्ती हासिल है, लेकिन उसने बेपनाह तरक्की की है, उसने जौहरी हथियार हासिल किए हैं। लोग कहते हैं कि उसके पास सैकड़ों जौहरी हथियार हैं, और ये भी कहा गया कि उसकी जो मिसाइल्स की रेंज है वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। तो ईरान के पास भी मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। तो इसलिए अगर ईरान ने जौहरी हथियारों की हासिल कर ली तो ये ख़ित्ते के लिए एक बहुत नई सूरत हाल पैदा हो जाएगी। अच्छा मसूद साहब, अब देखें इस तमाम तर मामले में पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है।
अभी वो वीडियो भी वायरल हुई जिसमें ईरानी पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे बुलंद हो रहे हैं। सिफारती तौर पे हम कर क्या सकते हैं और कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? जब सलामती काउंसिल में इसराइल के हमले या इसराइल ईरान वॉर के ऊपर बहस तमहीस हुई, तो उस वक्त जो ईरान के मुस्तकिल मंदूब हैं उसने जिन 4 ममालिक का शुक्रिया अदा किया उसमें पाकिस्तान भी था। बाकी 3 ममालिक जो थे वो रूस, चीन और अलजीरिया थे। तो और दूसरा ये कि हमारा हमसाया मुल्क है ईरान, हमने यकजहती का इजहार किया है, हमने इसराइल के हमले की मसम्मत की है, हमने ईरान के इस इस्तेहकाक को तस्लीम किया है कि वो यूनाइटेड नेशंस के आर्टिकल 51 के तहत अपना दिफा कर सकता है, अपनी कौमी सलामती का और इलाक़ाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है, उसका दिफा कर सकता है। तो मुझे ये नहीं पता, मैंने वो पार्लियामेंट का वो इजलास या उसके क्लिप्स नहीं देखे कि उसका क्या मौजू था और किस बुनियाद के ऊपर जो ईरान ने इजहार तशक्कुर किया है। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म की सदर पज़ेश्कियान से बातचीत हुई है और सदर पज़ेश्कियान से सऊदी अरब के फरमारवा जो क्राउन प्रिंस उनकी बात हुई है, अमारात के जो है उन लोगों की बात हुई है, बहुत से और ममालिक के लोग जो है उनसे इजहार यकजहती कर रहे हैं। तो अगर उनने बिलखुसूस पाकिस्तान अदा किया है तो ये पाकिस्तान के आवाम की और यहाँ की क़यादत की सोच की अक्कासी करते हैं। अच्छा ठीक है मसूद साहब, आखिर में ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको इस वक्त कोई नया मुस्लिम ब्लॉक बनता हुआ नज़र आ रहा है? क्योंकि सऊदी अरब ने ईरान को सपोर्ट भी बहुत अच्छे तरीके से किया है, शाह सलमान ने भी ट्वीट किए हैं। मैं एक नया ब्लॉक बनता नहीं देख रहा। जो इस्लामी ताउन तंजीम है उसी में कोई ना कोई इस किस्म की सोच आगे बढ़ेगी। लेकिन ये ज़रूर है कि इस मरतबा खलीजी रियासतें ईरान के ख़िलाफ़ नहीं हैं और उसूली सतह पे उन्होंने ईरान की हिमायत भी की है। अच्छा, ये इसलिए अहम है कि जब ईरान इराक वॉर थी तो उस वक्त जो खलीजी रियासतें ईरान के ख़िलाफ़ थी, तो ये एक नई कन्फिगरेशन सामने आई है। एक तो इसको जहन में रखना चाहिए। दूसरा ये है कि जो अरब ईरान इख्तलाफात हैं वो फौरी तौर पर ख़त्म नहीं हो सकते। इनके जो इख्तलाफात थे उन्हें कम किया गया है और उसी का ये नतीजा है कि इस वक्त अरब रियासतें ईरान का साथ दे रही हैं और ईरान के मौक़िफ़ की तायीद कर रही हैं। लेकिन उससे आगे बढ़कर मैं ये कहूँगा कि इसराइल का हमला सिर्फ़ ईरान के ऊपर हमला नहीं है, इससे जो खलीजी रियासतें हैं उनकी सलामती भी मखदूश हो गई है। और ख़ास तौर से मैं समझता हूँ सऊदी अरब की सूरत हाल इस वजह से तशवीशनाक है कि वो इलाके की सबसे बड़ी रियासत बन के उभर रहा है, सबसे बड़ी माशी क़ुव्वत बन रहा है और ये बईद नहीं कि वो इस खित्ते की सबसे बड़ी दिफाई क़ुव्वत भी बन जाए। ठीक है सरदार मसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और हम अगेन वही बात कर रहे हैं कि इसराइल जितनी भी इस वक्त बर्बरियत मचा रहा है, ईरान उसका जवाब दे रहा है, लेकिन इन द लॉन्गर रन क्या सिचुएशन बनने वाली है। लेकिन अगेन वही वीडियो जो कल से एक बार फिर सरफेस कर रही है ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की, ये इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत अहम है कि पिछले साल जनवरी में कुछ मुठभेड़ हुई थी 2 बरादर मुल्क यानी ईरान और पाकिस्तान में, लेकिन वहाँ से लेके अब तक ईरानी पार्लियामान में ये वो वीडियो है कि जब ईरानी सदर जो थे वो गुफ्तगू कर रहे थे अपनी पार्लियामान में और फिर तशक्कुर के नारों से ये पूरा हॉल गूंज उठा। ब्यूरो चीफ ईरान न्यूज़ एजेंसी अफजल रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो वक्त देने के लिए। कल हमने देखा कि ईरानी टीवी को निशाना बनाया, बड़ा वाज़ेह और साफ़ है कि इसराइल अपने जंगी जराइम दुनिया तक पहुँचने नहीं देना चाहता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझे इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करने का मौका मिला। देखें, सबसे पहले नाजायज़ तहीन रियासत की ये मनगढ़ंत और रिपीटेडली लाइज झूठ एक बरमला हुआ है कि वो सिविलियंस और सिविल इदारे या सिविलियंस एरियाज को वो टारगेट नहीं करते। वो गुज़श्ता रोज़ टेलीविज़न हेडक्वार्टर पे जो मिसाइल अटैक
का मुर्तकिब हुआ, इस बात का सबूत है। वो बिल्कुल इसमें बेबस है कि किस तरह ईरानियन मीडिया ने ईरान के ऊपर जो जारहियत की जो हकीकी मनाजिर हैं उसको दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। और आपने देख लिया जो एंकर पर्सन खातून लाइव प्रोग्राम में वो खुद इस हमले के मौके पर वो देख भी रही थी और महसूस कर रही थी, उसने प्रोग्राम छोड़ा नहीं और कंटिन्यू किया। ये उसी सिलसिले पॉलिसी और जारहाना पॉलिसी का तसलसल है। लेकिन मैं समझता हूँ इससे मजीद इजराइल का जो असल चेहरा है दुनिया के लिए बेनकाब हुआ। अच्छा, एक बार फिर मैं आपको शुक्रिया अदा करूँगा। मुझे पता है आपकी तबीयत नासाज है, बस हम आपके कुछ लम्हात मजीद लेंगे। जो सबसे करंट डेवलपमेंट हुई है रज़ा साहब, वो ये है कि सदर ट्रंप ने एक तो ईरानी शहरियों को कहा है कि वो तेहरान छोड़ दें, और दूसरा ये कि सदर ट्रंप खुद मौजूद थे कनाडा में G7 समिट के लिए, बट ही हैज़ गॉन बैक टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आने वाले 24 घंटे में क्या स्पेकुलेट कर रहे हैं, क्या कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है? देखिए, मैं ये ज़रूर आपको बताऊं कि लेटेस्ट मीटिंग जो हुई है सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल तेहरान में, उन्होंने बिल्कुल ये फैसला किया जैसे जैसे इजराइल जारहियत का मुर्तकिब हो रहा है ईरान के अंदर, उसी अंदाज में उससे बढ़कर ईरान जवाब दिया जाएगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप के बड़े दावे हैं कि वो ईरान को अपने सो कॉल्ड ऑफर दे रहे हैं कि वो कोई मनगढ़ंत डील के ऑफर दे के इस लड़ाई को वो ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन दुनिया को भी और पर्टिकुलरली ईरानी अवाम और ईरानी एस्टेब्लिशमेंट, ईरानी लीडरशिप को इस बात का बखूबी वो वाकिफ है कि वो ट्रंप जैसे अफराद पर कभी भरोसा नहीं कर सकते, और ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक दुश्मन की तरफ से जारहियत नहीं रुकेगी। अच्छा, ये बताइए कि इस वक्त ईरान में सूरत हाल क्या है? हम देख रहे हैं कि 24 साला शायरा, उनको मार दिया गया। 12 साल का ताइक्वांडो चैम्पियन था, उसको वो हमले में बेचारा शहीद हुआ है। इस वक्त क्या डेथ टोल सामने आ रहा है ईरान से सिविलियंस का? बिल्कुल अवाम के सेंटिमेंट्स बिल्कुल उसी तरह है जब जनरल शहीद कासिम सुलेमानी को डोनाल्ड ट्रंप के डायरेक्ट ऑर्डर पर शहीद किया गया, जिसमें इजराइल की नेक्सस भी थी, और वही सेंटिमेंट्स जब इस्माइल हनिया रहमतुल्लाह को शहीद किया गया, अवाम सड़कों पर निकले इसी इंकलाब और इसी निज़ाम की हिमायत में और इजराइल और अमेरिका के मुखालिफ होते हुए। आज भी तेहरान में सैकड़ों जगहों को टारगेट करने के अलावा तबरेज में, दूसरे शहरों में, स्पेशली इस्फहान के जो न्यूक्लियर साइट्स के एरिया में अवाम उसी सेंटिमेंट्स, उसी जज्बात के साथ ही हुकूमत और आर्म फोर्सेस के साथ है। और अब यकीन जाने वो तो इसी चीज़ के मुंतजर है जिसके लिए ईरान ने अपने हाथ रखा हुआ है, जिसके लिए मोहताज है, जिसके लिए दुनिया को कहा है कि हमें इस चीज़ में दिलचस्पी नहीं है और इसे सुप्रीम लीडर ने हराम करार दिया हुआ है। लेकिन अवाम के जज्बात ये है कि काश कोई ऐसा मौका आ जाए कि ये चीज़ भी रिजेक्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए, और ईरान अपने उस कैपेसिटी पे आ जाए कि दुश्मन को वो ताकत दिखाए और वो डिटेरेंस दिखाए ताकि वो अगले दफ़ा जुर्अत ना करे किसी जारहियत की। और आखिर में मुझे सिर्फ 30 सेकंड्स के 2 कमेंट्स चाहिए सर। एक तो ये कि क्या आबनाए हरमुज़ की क्लोजर ऑन द टेबल है, और NPT वाला मामला भी, ये दोनों पे मैं चाह रहा हूँ आप ज़रा थोड़ी सी गुफ्तगू करें। देखिए, ईरान एक रिस्पॉन्सिबल और बड़ी संजीदा मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है जिसने NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के ऊपर साइन किया हुआ है। ईरान ने बारहा ये इंतबाह किया है मगरबी ममालिक, स्पेसिफिकली अमेरिका और उसकी जो हवारी है IAEA में, कि अगर आप चाहते हैं कि ईरान की बका पर कोई चैलेंज आ जाए और आप हमें सो कॉल्ड ये न्यूक्लियर डील के ऊपर अगर ब्लैकमेल करते जाएं तो ये पॉसिबल है इस पर रिकंसिडरेशन होने के लिए। आपने देखा पिछले कुछ वाकयात में सीनियर ईरानियन मिलिट्री लीडरशिप ने भी हिंट दिया था इस चीज़ का, लेकिन अब तक ऐसी कोई इत्तलात या कोई ऐसी कोई ऑफिशियल या डिसीजन नहीं है। दूसरी, अबनाए हरमुज़ का तो बिल्कुल कंप्लीट और उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी और इख्तियार ईरान के ऊपर है। ईरान ने पहले भी ये करके दिखाया है और अब भी
ये करने की सलाहियत रखते हैं, क्योंकि जो नाम नहाद आलमी ताकतें जारे और काबिज इजराइल का साथ देते और ईरानी अवाम पर जंग मुसल्लह करने की इसकी जारहाना अंदाज का अगर हिमायत करे, तो ईरान अपनी मफादात और अपनी सालमियत के दिफा के लिए किसी भी ऑप्शन का इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेगा, इंक्लूडिंग दी लोकेशन ऑफ द आबनाए हुर्मुज़। बहुत शुक्रिया अफजल रज़ा साहब, एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया। तबीयत की नासाजी के बावजूद आपने हम की। तो इस वक्त जो सिचुएशन बन रही है वो ये कि ना इसराइल रुक रहा है और ईरान उसका भरपूर जवाब दे रहा है, लेकिन जैसे कि अफजल रज़ा जो कि ब्यूरो चीफ ईरान न्यूज़ एजेंसी, तो उन्होंने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ यानी जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है जहाँ से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, वो गुजरगाह है। एक ब्रेक ले रहे हैं हम, ब्रेक के बाद हम बात करते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि अगर ये आबी गुजरगाह बंद होती है तो उस पर पाकिस्तान पे क्या असर पड़ सकता है। एक ब्रेक ले और उसके बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको बता रहे थे, बहुत सारे पाकिस्तानियों के लिए शायद ये नया नाम है, बहुत सारों के लिए नहीं है, आबनाए हुर्मुज़। एक ऐसा समंदरी रास्ता जो मशरिक़ वस्ता में तेल की दौलत से मालामाल ममालिक हैं, उनको एशिया तक ये तेल सप्लाई करता है। हम आपको दिखाते हैं कि दुनिया का ये जो हिस्सा है, एग्जैक्टली ये वाला जो हिस्सा है, इसको आबनाए हुर्मुज़ कहते हैं। ये बहुत ही पतली गुजरगाह है और यहाँ से गुजर के तेल जो है एशिया, यूरोप और शुमाली अमेरिका समेत दीगर दुनिया तक ईंधन पहुँचाता है। टू बी प्रिसाइज, ममालिक कौन कौन से हैं इसमें? ईरान, ओमान, यूएई और उससे आगे सऊदीया और दीगर ममालिक हैं। सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ी ये पट्टी है। अच्छा, अब मजमूई आलमी तेल की रसद का 20 से 25% यहाँ से जाता है। अब अगर ममालिक आपको दिखाएं कि कहाँ से कौन कौन से ममालिक से कितना ज़्यादा ऑयल यहाँ से गुजरता है, तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली सऊदीया है जो 6.3 मिलियन बैरल यौमिया यहाँ से तेल गुजरता है। इसी में ईरान है जो कि दूसरा लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, जिसमें से 2.3। इसी तरह यूएई है 2.4, कतर 1.2। ये जो नंबर्स हैं ये 1.2 मिलियन बैरल जो हैं वो यहाँ से गुजरते हैं। कुवैत 1.5 और उसके साथ साथ इराक, ये वो ममालिक हैं, यानी कि दुनिया का 20% हिस्सा यहाँ से गुजरता है। अब जून में JP मॉर्गन नामी आलमी इदारे ने यह खबरदार भी किया था कि अगर ऐसा हुआ तो फिर होगा क्या? वो तो होगा सो होगा। अगर आबनाए हुर्मुज़ जो कि ईरान बंद कर सकता है इसराइल से टेंशन्स के अमिड्स्ट में, अगर ऐसा हो तो इस वक्त पाकिस्तान में जो करंट प्राइसेस आपको पता है 265 है पेट्रोल की, डीजल की 275 है, ये अगर $180 फी बैरल तक पहुंच गया इसके बंद होने के बायस, इस समुद्री पट्टी के बंद होने के बायस, तो पाकिस्तान में मुझे और आपको 350 से 400 रुपए फी लीटर तेल शायद पेट्रोल मिले, और डीजल तो आपके सामने ही है। ऐसा हो सकता है, ऐसी चीज़ कंफर्म नहीं है, बट अगर आबनाए हुर्मुज़ बंद हो गया तो ये इम्पैक्ट पाकिस्तान पे आ सकता है। यानी ओवरऑल अगर इम्पैक्ट की बात करें तो क्या होगा, 15 से 20 बिलियन डॉलर्स की जो इंपोर्ट बिल है ऑयल पे, वो हमारी बढ़ जाएंगी। जैसे कि हमने आपको बताया कि 400 रुपये फी लीटर तक जो है पेट्रोल प्राइसेस जा सकती हैं। और उससे क्या होगा, उससे क्योंकि पेट्रोल से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें इन्फ्लेशन होगी, 30% इन्फ्लेशन हो सकती है। एंड देन फॉरेन एक्सचेंज करेंसी का क्राइसिस, और फिर IMF दोबारा आ जाएगा हमारे पास और कहेगा कि जी दोबारा ऑस्टेरिटी कीजिए। तो चलिए, ये तो तमाम तर मामला थे। अगर तो ये चीज़ बंद होती है, इस वक्त पूरी दुनिया यही सोच रही है कि ऐसा ना हो, तो हम इस पे ज़रा अब बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान का इस पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। वाक़ई वज़ीर कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कैसर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और ये हम देख रहे हैं कि आबनाए हुर्मुज़ जो है वो इस वक्त, अब जैसे हम ब्रेक से पहले अपने साफ़ी, ईरानी साफ़ी से बात भी कर रहे थे और वो कह रहे थे कि ईरान के पास तमाम तर ऑप्शंस मौजूद हैं और वो ऐसा कर सकता है। तो ईरान इसराइल जंग के मामले पे जो नई चीज़ उभर के सामने आई है, रोज़ाना की बुनियाद पर दुनिया का 20% ऑयल फराहम किया जाता है। अगर ऐसा होता है, यानी कि अगर ईरान इसको बंद करता है, तो कितना बड़ा इम्पैक्ट देखते हैं ग्लोबली, पहले तो ये बताइए। ये बिल्कुल आपने सही कहा। आबनाए हुर्मुज़ जो है इसमें तो बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होती है, जो काफ़ी जहाज़ गुजरते हैं, बहुत बड़ी गुजरगाह है, तो इसका काफ़ी इम्पेक्ट है। काफ़ी इसका हर चीज़ का फ्रेट बढ़ जाएगा, बड़ा घूम के आना पड़ेगा और उसका इम्पेक्ट होगा बिल्कुल। और कई
चीज़ों का रेट्स बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो जाएंगे। पर्टिकुलरली तेल का जो है मेन ऑयल की गुज़रगाह है, और उससे तो सारी हर चीज़ पे इम्पेक्ट आएगा उसका। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये गुज़रगाह, और देखें ईरान क्या डिसीजन लेता है इसमें। अच्छा कैसर साहब, पाकिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ ही तेल की कीमतें जो हैं वो बढ़ी हैं। 5 से 7 रुपए का इजाफा हुआ है पेट्रोलियम प्राइसेस में। अगर आबदा हरमुज़ बंद होती है तो माहिरीन की राय में पाकिस्तान की तेल की कीमतों में हैरान कुन इजाफा देखने को मिल सकता है। आपकी इस हवाले से क्या राय है? ये कीमतें 350 से 400 तक जा सकती हैं? देखिए, मैं तो तवक्को करता हूँ कि ये जंग जल्द बंद हो जाएगी, क्योंकि आजकल ये जंगें जो हैं ज़्यादा चलती नहीं है ज़्यादा अरसा। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे को बहुत नुकसान पहुँचा लिया, और ये अगर इसी तरह हमले जारी रहे तो दोनों मुल्क तबाह हो जाएंगे, काफ़ी कुछ उनको नुकसान होगा। तो मैं समझता हूँ कोई ना कोई बीच में पड़ के इसको जंग को सीज़ फायर करवाएगा। और ये आजकल के दौर में इतनी लंबे, क्योंकि देखिए इसराइल के पास आपको पता है न्यूक्लियर भी उनकी इंस्टॉलेशन है, उनके पास न्यूक्लियर की फैसिलिटीज़ भी हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा अरसा जंग जारी नहीं रह सकती। और बड़े जो ख़ासकर अमेरिका जिस तरह कह रहा है, वो कोशिश कर रहा है, ठीक है अमेरिका का साथ इसराइल के साथ है, उसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो ये भी नहीं अफोर्ड कर सकता। जैसे आपने आबनाए हरमुज़ की बात की, तो ये एक हथियार है ईरान के पास। तो ये सब ममालिक को इसका डर है ना कि ऐसा अगर हो जाएगा तो काफ़ी पूरे उनकी इकानमी के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो मैं ये नहीं समझता कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा तेल का रेट होगा, क्योंकि मैं महसूस करता हूँ कि जंग ज़्यादा अरसा नहीं रहेगी। अच्छा कैसर ये बताइए कि अब जबकि हम बात कर रहे हैं इसराइल की जानिब से ईरान की सरकारी मीडिया पे भी हमला किया जा रहा है, मौक़िफ़ इसराइल का ये है कि न्यूक्लियर साइट्स के खात्मे तक वो तो नहीं रुकेंगे, तो अगर ये जंग तूल पकड़ती है तो आप इसको कैसे देख रहे हैं सिचुएशन को? देखिए, जहाँ तक आयल का तल्लुक है, आयल तो ज़्यादातर उसी इलाके से आता है। हमारा पाकिस्तान का भी ज़्यादा आयल वहीं से ही ट्रांसपोर्ट होता है। तो वो तो आज वर्ल्ड मार्केट में तकरीबन 8-10-7-8% एस्केलेशन हुई है तेल की। ये नहीं है कि कोई बिल्कुल वो ये तवक्को कर रहे हैं कि आयल की बंदिश हो जाएगी, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है और सबसे ज़्यादा उसको जो स्पेकुलेशन की जाती है वहाँ। तो मैं ये समझता हूँ कि इसका कोई ना कोई ऐसा मुदावा होगा, और पाकिस्तान के लिए फिर दूसरी जो और ज़राए हैं, अगर मिडल ईस्ट से नहीं तो दूसरे ज़राए से तेल प्रोक्योर करना पड़ेगा, और उसकी कीमत होगी, कीमत बढ़ जाएगी। लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल मिलेगा ही नहीं या आयल होगा ही नहीं, ये मुमकिन नहीं है। और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि अगर इस तरह की वार ये जारी रहती है तो ये कोई भी मुल्क उसको ये ट्रांसपोर्टेशन जो अपना हरमुज़ बंद कर दे ईरान, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता। और सबका सऊदी सारे जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ का आयल ट्रांसपोर्टेशन है ज़्यादातर उस रास्ते से, चाइना भी सारा जो प्रोक्योर करता है उसी रास्ते से ही करता है। तो फिर तो ये और मुल्क भी अगर ज़्यादा इसमें बंदिश आती है तो जंग के फिर तवील होने का और दूसरे मुल्कों तक फैलने का भी अंदेशा है। कोई अपनी इकानमी को इस तरह बर्बाद होते तो नहीं देख सकता ना। अच्छा शेख साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक सवाल मैं ये भी करना चाहूँगा कि अब क्या लगता है आपको जो इलाकाई ताकतें हैं क्या किरदार उन्हें करना चाहिए? क्योंकि अमेरिका एक जानिब कहता है कि हम सालिसी का किरदार अदा करेंगे, दूसरी जानिब कहता है टेबल टॉक करेंगे, तीसरी तरफ इसराइल का साथ देने की बात करता है। तो रशिया, चाइना, दीगर ममालिक क्या किरदार अदा करते नज़र आ रहे हैं आपको? अभी तक तो आपने देखा जहाँ जंगें जितनी हुई हैं, अभी तक गाज़ा पे इसराइल हमले कर रहा था, सारी दुनिया में एहतजाज तो उसके हुए या डिमॉन्स्ट्रेशन हुई या उनके फेवर में जलसे जुलूस तो हुए, लेकिन कोई प्रैक्टिकल तो किसी ने कुछ नहीं किया ना। हमारे यहाँ भी जो OIC 57 कंट्रीज़ की है, मुस्लिम कंट्रीज़ की ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी अपनी कोई मीटिंग नहीं की और कोई राय अमल नहीं बनाया। हालांकि गाज़ा पे बहुत ज़्यादा तकलीफ दे, बहुत मुसलमान शहीद हो गए। अब ईरान पे अभी तक तो कोई और मुल्क की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई। अमेरिका उसको सपोर्ट, ये ज़रूर है कि उसी की शय पे सबका यही ख्याल है कि इसराइल ने जो शुरू किया है, नहीं तो इसराइल इतनी ज़रूरत नहीं कर सकता था अमेरिका की शय पे, और वो उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हमलों के लिए ये जंग शुरू की है। लेकिन ईरान बहुत वसी मुल्क है
और ईरान भी बड़ी लंबी जंग लड़ने का भी आपने देखा, ईरान और इराक की जो वार थी बहुत अरसा जारी रही और ईरान या इराक ने किसी ने कोई शिकस्त तस्लीम नहीं की। तो ये नहीं हो सकता कि अगर कोई चंद दिनों में कोई एक मुल्क बिल्कुल फतह के करीब पहुंच जाए और दूसरा बिल्कुल सरेंडर हो जाए। तो अव्वल तो मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि सब दुनिया के मफाद में है, तेल जो है सारा मिडल ईस्ट जो है उसके वसाइल भी तेल से आते हैं और इवन रशिया भी तेल की सप्लाई करता है। तो ये तमाम मुल्क, और चीन को तेल चाहिए, चीन तो अपना उसके पास तो ऑयल है नहीं। तो ये सारा खित्ता इन्वॉल्व हो रहा है इकनॉमिकली, इसलिए कोई ना कोई हल सबको मिल के निकालेंगे। मैं नहीं समझता कि कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन हो, लेकिन ये आपस में अमेरिका, चाइना और रशिया भी, जैसे अभी अमेरिका और रशिया के आपस में बातचीत हो रही है और टेलीफोन पे प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन बातें कर रहे हैं, तो चाइना के लिए इंतहाई ज़रूरी है ना। पाकिस्तान तो बहुत थोड़ी मिकदार में तेल को इस्तेमाल करता है ना, चाइना तो हमसे कोई 50-100 गुना तेल का उसकी क्वांटिटी हमसे ज़्यादा है। तो वो मुल्क फिर ये अफोर्ड नहीं करेंगे और ये कहाँ तक ये अपने पूरी इकानमी को बंद कर देंगे, उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ये कोई मामूली वाक़या नहीं है ईरान के ऊपर, ये पूरे खित्ता इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे और आपदा हुर्मुज़ के हवाले से बात कर रहे थे। तो क्या वाकई पाकिस्तान में पेट्रोल 400 रुपये फ़ी लीटर से ऊपर जा सकता है? ऑल डिपेंड्स के इस वक्त ईरान और इसराइल के दरमियान ये जंग कितनी तवालत इख्तियार करती है। और जब हम अब बात कर ही रहे हैं पाकिस्तान के अवाम की, तो बजट जो है, लेट्स मूव ऑन टू बजट नाउ। बजट आम आदमी के लिए क्या वाकई रिलीफ लेकर आया है या नहीं? इस बार हुकूमत ने माली साल 2025-26 के लिए 17,575 अरब रुपए का बजट तो पेश किया है। इसमें 8,207 अरब सूद की अदाई पर खर्च होंगे और दिफा के लिए आप सबको पता है कि 2,550 अरब मख्तस किए गए हैं। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि हमारे पड़ोसियों के जो अज़ाइम होते हैं उनको काउंटर करने के लिए ज़रूरी है। लेकिन इससे हट के भी कहा यह गया कि तनख्वाहदार तबके और प्रॉपर्टी के शोबे को रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन दूसरी ही जानिब सोलर पैनल्स की दरामद पर भारी टैक्स आयद कर दिया गया है। एग्रीकल्चर टैक्स की बात करें तो वो तो शायद वो शजरे ममनू है कि जिससे फल तोड़ना जो है वो दोज़ख में जाने के मुतरादिफ नज़र आता है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि किसानों को 1 लाख बगैर ज़मानत कर्ज मिलेगा। सवाल ये भी बनता है कि आजकल 1 लाख रुपए के कर्ज से होता क्या है। इक्तिसादी तरक्की की शरह 4.2% रहने का इम्कान जाहिर किया गया है, लेकिन पिछले साल ये जब 3.6% GDP ग्रोथ जो है उसको कहा गया था, तो वो उतनी ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाई है। अफरात ज़र यानी कि इन्फ्लेशन जिससे मैं और आप सब मुतासर होते हैं, उसकी शरह 7.5% मुतवक्के है। तो इस सब पे हम बात कर लेते हैं, साथ ही साथ मॉनेटरी पॉलिसी भी गुज़श्ता रोज़ आई है, इस सब पे बात कर लेते हैं। मुशीर वज़ीर ख़ज़ाना खुर्रम शहज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम शहज़ाद साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया गुफ्तगू के लिए वक्त निकालने का। तो सबसे पहले तो मॉनेटरी पॉलिसी, तवक्को की जा रही थी शरह सूद सिंगल डिजिट में शायद आ जाए, लेकिन जो कल मॉनेटरी पॉलिसी आई है उस पर आप क्या राय रखते हैं? देखें, इसमें तो स्टेट बैंक का प्रेरोगेटिव है, ये स्टेट बैंक का एरिया है। स्टेट बैंक इसको अच्छे से जो है समझता है और वो बता सकता है कि डिसीजन उन्होंने जो है वो स्टेटस को का क्यों लिया है। लेकिन जहाँ तक मार्केट की और वैसे एक व्यू की बात है, तो मेरे ख्याल में ये जो ऑयल प्राइसेस ऊपर गई हैं ईरान के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, इसमें थोड़ा सा मेरे ख्याल में कॉशियस स्टांस है कि ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं फिर डेफिनेटली हमारे यहाँ फिर उसका एक असर आता है, नीचे भी जाती हैं, उसका भी पास ऑन होता है। ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो फिर महंगाई में जो है इजाफे का खदशा होता है और साथ साथ फिर एक्सटर्नल अकाउंट है, इंपोर्ट्स थोड़ा बढ़ने का खदशा होता है। तो स्टेट बैंक मेरे ख्याल में बहुत कॉशियस रहा भी है और इसी असना में वो एक फॉरवर्ड लुकिंग और एक सेंसिबल अप्रोच लेके चलता है। तो मेरे ख्याल में इसी वजह पे, इसी वजूहात पे की बिना पे मेरे ख्याल में स्टेट बैंक ने जो है वो अपनी जो पॉलिसी है उसको अभी होल्ड किया है, जो हमें लगता है कि जी एक सेंसिबल डिसीजन भी है, क्योंकि आगे जाते हुए जब तक ये सिचुएशन क्लियर नहीं होती, ऑयल प्राइसेस जब तक स्टेबलाइज नहीं होती। वैसे अगर आप अभी देखें ऑयल प्राइसेस थोड़ी नीचे आई थी और उसमें जो है अगर ऑयल जो है 65 से उठ के $74-75 पर बैरल पे चला गया था, जो कि 3-4% करेक्ट भी हुआ और 71 पे आ गया था दोबारा से ब्रेंट, यानी कि $3-4 नीचे आ गया था। और WTI जो US का बेंचमार्क है
वो भी नीचे आ गया था। तो मेरे ख्याल में ये एक डिसीजन बड़ा एक सेंसिबल तरीके से लिया जाता है। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो बड़ा इसको थॉरली देखती है। मेरे ख्याल में इसी असना में जो है वो इस डिसीजन को होल्ड पे रखा गया है, और जैसे जैसे सिचुएशन क्लियर होगी आई थिंक उस हिसाब से स्टेट बैंक अपना डिसीजन लेगा आने वाले दिनों में। अच्छा खुर्रम साहब, तवक्को ये की जा रही थी कि वफाकी बजट में सैलरी क्लास पर टैक्सेस का बोझ कम किया जाएगा, जो कि किया भी गया, लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं ये तो ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर है। जो तजावीज़ पेश की गई हैं जस्टिफाइड है? फिस्कल स्पेस जैसे जैसे निकलती है, मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट के पास जैसे जैसे जो है वो टैक्सेस में बेहतरी होती है, खर्चों में कमी होती है, तो उसी हिसाब से गवर्नमेंट जो है पास ऑन करती है जो टैक्स पेयर। ये अच्छी बात है। देखिए ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है रिसेंट हिस्ट्री में कि टैक्सेस को कम किया गया हो। नॉर्मली क्या हुआ है कि अगर आप पिछले 3-4 साल 5 साल 8 साल की ज़रा रिव्यू करें, बल्कि उससे ज़्यादा का भी, तो टैक्सेस कम नहीं हुए पाकिस्तान में, हमेशा बढ़े हैं। तो ये रिवर्सल जो है या जो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब टैक्सेस को कम किया गया है। देखें इस पे हम बहस कर सकते हैं कि कितना कम किया गया है, लेकिन जो डायरेक्शन है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये डायरेक्शन ही मैसेज देती है कि आगे जाते हुए मजीद बेहतरी होगी तो मजीद टैक्सेस में कमी होगी। उनके टैक्सेस में कमी होगी जो कि फॉर्मल टैक्स पेयर है, जो ऑलरेडी टैक्स दे रहा है, चाहे वो सैलरी क्लास है। सबसे ज़्यादा ऑफ कोर्स सैलरी क्लास को जो है ना वो रिलीफ दिया जाना चाहिए, और उसको देने की कोशिश की गई है। इसके बाद कॉर्पोरेट सेक्टर है, फिर और दूसरे सेक्टर हैं। तो 3 एरियाज पे भी जो है वो थोड़ी थोड़ी छूट दी गई है, थोड़ा कोशिश की गई है, जिसमें सैलरी क्लास है सबसे ज़्यादा। उसके बाद कॉर्पोरेट सेक्टर को थोड़ा बहुत जो है वो टैक्सेस में कमी करने की कोशिश की गई है। उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी है। तो देखिए डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल जो है मेरे ख्याल में बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आगे जैसे जैसे फिस्कल, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर भी कहते हैं कि जैसे जैसे फिस्कल स्पेस मिलेगी उस हिसाब से जो प्रायोरिटी है वो फॉर्मल सेक्टर को दिया जाएगा, जो ऑलरेडी टैक्स पेयर है। खुर्रम चीज़ ये कि हम ये बात करते हैं कि जी हम अपनी आईटी इंडस्ट्री को बूम देना चाहते हैं, हम अपनी ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट्स की जानब चाहते हैं, लेकिन ऑनलाइन ख़रीदारी पर जो टैक्सेस लगाए गए हैं, डू यू थिंक दे आर जस्टिफाइड? नहीं जी, देखिए अगर आप उसकी डिटेल्स देखें तो उसमें सेल्स टैक्स जो है वो ऑलरेडी है भी, प्रोडक्ट्स के ऊपर सेल्स टैक्स ऑलरेडी है। इनकम टैक्स की बात हुई है, रजिस्ट्रेशन की बात हुई है कि नए बिजनेसेस टैक्स नेट में आए, कैश को कम किया जाए और ऑनलाइन पेमेंट्स की जाएं, जिसमें कोरियर कंपनीज हैं और जो बीच में सेलर है उसको जो है वो टैक्स नेट में लाने की बात की गई। बट मेरे ख्याल में आप थोड़ा सा इसको होल्ड करें, अभी जो है बहुत सारे डिस्कशंस और इस पर चल रहे हैं। आपको इसमें और मजीद बेहतरी नज़र आएगी, क्योंकि इसमें एक डिबेट भी चल रही है थोड़ी सी, और स्टैंडिंग कमेटी की जो है वो सेशंस भी चल रहे हैं। तो आई एम श्योर कि जब आपको एक फाइनल बिल नज़र आएगा, ना सिर्फ ई कॉमर्स के टैक्सेस में क्लैरिटी नज़र आएगी, बल्कि जो जितने भी इसमें ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे कन्फ्यूजन हैं, इन सब में बहुत क्लैरिटी इंशाल्लाह आपको नज़र आएगी जैसे जैसे। अच्छा खुर्रम साहब, ये चलें, ये तो ठीक है, इसको हम ऑन होल्ड रखते हैं, बट सोलर एनर्जी वाले मामले को हम ऑन होल्ड इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि एक तरफ दावे थे इसको फ़रोग़ देने के, दूसरी तरफ इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने की पॉलिसी अब आ गई है, तो ये तज़ाद नहीं लगता आपको? अच्छा, मैं इसमें ये कहूँगा आपको कि इसमें ना सोलर पैनल के जो इम्पोर्टेड सोलर पैनल्स हैं या पूरे जो सॉल्यूशंस आते हैं, उनको लोकल मार्केट में सेल्स टैक्स उन पे टैक्स लगाया गया है कि आप टैक्स पे करें जी इस मार्केट में आते हैं। तो आप खुद बताएं कि मैं बाहर से बनाया प्रोडक्ट मंगवाता रहूं और वो कंपनी टैक्स ना दे, या फिर मैं यहाँ का जो मेरा मैन्युफैक्चरर है, असेंबलर है, उसको सपोर्ट करूँ, यहाँ की एम्प्लॉयमेंट बढ़े, लोकल मेरी चीज़ बने, मुझे यहाँ पे लोकली जो है असेंबल्ड प्रोडक्ट मिले, वो ज़्यादा बेहतर है। तो किया ये गया है कि ये इसी बिल्कुल ऐसे ही है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं पाकिस्तान में अपना माल बेचती हैं, ई कॉमर्स में भी ऐसे ही हुआ, सोलर में भी ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ कि जी वो यहाँ आती हैं तो क्यों ना वो यहाँ पे टैक्स दें, जबकि मेरा अपना जो असेंबलर है यहाँ पे उसके ऊपर टैक्स है, और बाहर से वो प्रोडक्ट लेकर अगर कोई आ रहा है तो उस पर टैक्स ही नहीं। ये वो किया गया है। इससे ये नहीं है कि जी कोई ऐसी प्रोडक्ट पर टैक्स लगाया नहीं कि जो पाकिस्तान में बन रही है, ये एक्चुअली बाहर से जो डंप हो रही थी प्रोडक्ट यहाँ आ रही थी, उस पर टैक्स लगाया गया है कि जी आप टैक्स दें, ताकि क्योंकि पाकिस्तान में आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ये वो चीज़ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। खुर्रम शहजाद हमारे साथ थे और बजट पे गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन जब बजट की बात होती है और बजट में टैक्सेशन की बात होती है तो पाकिस्तान का एक हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा हीव एंड क्राई लेकर आता है, वो है कराची, पाकिस्तान का माशी हब, जहाँ के कारोबार से पाकिस्तान चलता है पलता है। मगर बजट में इस शहर के सबसे अहम मंसूबे यानी कि पानी का मंसूबा K4 के लिए एक बार फिर सिर्फ 3 अरब 20 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं।
इससे काम बंद होने का खदशा पैदा हो गया है। जो कराची के अवाम पहले ही टैंकर माफिया के रहमो करम पर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है, वो आइंदा भी शायद उन्हीं के सहारे पे चलेगी। ज़रा ये कहते हैं कि इस रकम से बमुश्किल ठेकेदारों को सिर्फ 1 माह की अदाई मुमकिन हो सकेंगी और मंसूबे के लिए 40 अरब रुपए मांगे गए थे, क्योंकि इसका 65% काम मुकम्मल हो चुका है और अब तक 85 अरब रुपए खर्च किए जा भी चुके हैं। मजमूई लागत का तखमीना 1 खरब 26 करोड़ रुपए है और उसे जून 2025 तक मुकम्मल किया जाना है। आपको ये भी बताएं कि गुज़िश्ता साल 2023-24 में इस अहम मंसूबे के लिए 25 अरब रुपए रखे गए थे, मगर ताहाल ये मंसूबा अभी तक पाए तकमील तक नहीं पहुंच पाया है। शैतान की वो आंत जो कि लंबी होती ही चली जा रही है। हर बार, हर साल, हर बजट में कहा जाता है कि जी इस बार K4 कंप्लीट हो जाएगा, K4 कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन K4 उस महबूबा के वादे की तरह हो गया है कि वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा। सादिया साहिबा, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या आप भी उतनी ही नाला हैं जितने कराची के अवाम इतना कम बजट रखने के लिए, ख़ासतौर पर K4 के? जी, फेडरल हुकूमत का हमेशा से मतलब वतीरा रहा है, चाहे वो 2013 से 2018 की नवाज शरीफ की हुकूमत हो, फिर उसके बाद कप्तान की हुकूमत आई जो पता नहीं 1100 अरब का ऐलान कर गए, जिसको हम आज तक ढूंढ रहे हैं, और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की भी जो हुकूमत ने वादा किया अपने मुंह से। अलीम खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है कि जी M6 के लिए बजट में पैसे रखे जाएंगे और K4 के लिए पैसे रखे जाएंगे। तो वो तो ज़ीरे के मुंह में, ऊँट के मुंह में ज़ीरे के बराबर है। जो इस वक्त मैंने बजट बुक देखी है, लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नीयत में हमें शक है, वो सूबे के लिए काम नहीं करती। जो K4 के मंसूबे की जिम्मेदारी, जो उसका 3rd फेज है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन का काम है शहर में, उसके लिए पूरी रकम 78 बिलियन मुख्तस कर दी गई है इस बजट में। तो हम सीरियस हैं। बाकी कराची के पानी के मसले के हल के लिए बहुत सारे लोग ये कर सकते थे। पिछले अदवार में जो पार्टियां इस शहर की वारिस बनी हुई थी वो भी कर सकती थी। हब डैम से नई वाटर लाइन डाली जा रही है और जिससे शहर का 100 MGT पानी बढ़ जाएगा, और जो पुरानी लाइन है उसकी मुरम्मत की जा रही है ताकि जो उसकी कैपेसिटी कम हो गई है वो भी पूरी की जाए। ठीक है। और सादिया साहिबा, फिर इसका मतलब हम क्या समझें, कराची के लोग साल 2025-26 भी टैंकर ही डलवाएंगे? जी बिल्कुल। जिस तरह से आपने देखा है कि 30-40 अरब के मंसूबे के लिए आप 3.2 बिलियन रख दें तो आप समझ सकते हैं कि वो काम पूरा होगा। अगर मतलब जो एक दिन मेरा ख्याल से बोल पे ही शायद एहसन इकबाल साहब ने बात की थी कि कराची वालों की मैं जान छुड़वा दूंगा टैंकर माफिया से। लेकिन वो सादिया साहब हाँ जान छूटते नजर नहीं आ रही। वक्त मुख्तसर है, आपसे मजीद भी हम आगे आने वाले शोज़ में बात करते रहेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले बात यही कि कराची वालों का कोई शायद वाली वारिस नहीं है और एक मरतबा फिर पानी के मामले में तो कम अज़ कम हाथ हो गया है। एक ब्रेक ले, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो मजीद स्टोरीज आपके साथ शेयर करने के लिए स्टे विद अस। एक मरतबा फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोले। उम्मीद है कि आपके दिन का आगाज़ अच्छा और बेहतर हुआ होगा और बहुत से लोग जो कि सुबह उठे होंगे या आजकल छुट्टियां हैं तो बच्चों को उनकी माँ ने कहा होगा कि चलो भाई आज गर्मी बहुत है, जाओ दही ले आओ, और वो दही जो है वो थैली में लेके आ रहे होंगे। लेकिन ये मैं आपको दिखाऊं कि अगर आपको और मुझे ज़्यादा ज़िंदा रहना है तो आपको ये इस्तेमाल करना होगा। ये कोई नई चीज़ नहीं है। आई रिमेंबर कि मेरे बड़े जब भी कराची के मुख्तलिफ जो इलाके थे जिनमें सदर हो गया या फिर दीगर जो ओल्ड सिटी एरिया हो गया, हाँ एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, देयर यू गो।
अगर मैं आपको बताऊं कि जोड़िया बाज़ार और इस तरह के बैग जो थे ना, वो कपड़े के थैले हमारे वालिद और हमारे दादा जो थे वो बैग पे लेके जाते थे, बाइक पे लेके, और वहाँ से वो सामान लेकर आते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसका रुझान ख़त्म हुआ और इसकी जगह ली थैलियों ने। अब ये इतना नुकसानदेह है। चलिए, देर आए दुरुस्त आयत अगर हम कहें तो सिंध हुकूमत ने सूबे भर में जो प्लास्टिक बैग हैं उस पर तो पाबंदी आयद कर दी है, और गुज़िश्ता माह सिंध काबीना ने ये अच्छा काम किया कि सिंध प्रोहिबिशन ऑफ नॉन डिग्रेडेबल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स रूल्स 2024 में तरमीम की थी, और इसके मुताबिक जो प्लास्टिक का जो फजला है वो माहौलियाती आलूदगी को कम करना है। लेकिन अब हर साल हम देखते हैं कि ये रूल्स तो होते हैं। इन माई मेमोरी ये बहुत पहले से हो रहा है कि मुशर्रफ के ज़माने से ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आज भी आप निकल जाएं तो आपको ये थैलियाँ हर दुकान पे मिलेंगी। उस वक्त मुझे याद है कि वो आया था कि जी इतने माइक्रोन का हो या फलां का हो तो इतनी अलाउड है या नहीं, लेकिन मज़े की बात यह है कि उस पर अमल अभी तक शायद नहीं हुआ है। तो हम इस सब पे ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर जनरल सिंध एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी वक़ार हुसैन पलपोटो साहब। वक़ार साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस। इवन देयर आर अदर्स जी, यू कैन शो इट, सफेद कलर की है। हाँ, यू कैन शो इट, वो साइजेस वाली साइजेस के हिसाब से। ऑल राइट, एक्चुअली ठीक है। तो अगर आपको बड़ा राशन लेने जाना है तो आप ब्लू वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी कलर अपनी लेवल पे बना सकते हैं। ये छोटा सामान लेने आना है भाई तो फिर ये ले लें। एग्जैक्टली, ओके, दे यू गो। तो वक़ार साहब, मेरा पहला सवाल यही है जी, बहुत अच्छा इक़दाम है, होना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। और सिर्फ ये नहीं, प्लास्टिक है थैलियाँ नहीं, जिस पानी की बोतल में हम पानी पी रहे हैं अगर वो प्लास्टिक है तो उसके माइक्रो प्लास्टिक्स हमारे अंदर जा रहे हैं, जिसमें दूध दही ला रहे हैं वो थैली उसके माइक्रो प्लास्टिक अंदर जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। कई मरतबा ये चीज़ हुई, व्हाट अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन, उसको इंश्योर कैसे करेंगे? कराची इज़ अ हीट सिटी बाय द वे। जी हाँ भाई, बिल्कुल। मैं बल्कि आपकी उस हिस्ट्री से जो आपने खुद परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर की बात की, पहले 2006 में ये ज़रूर हुआ था, उसमें 30 माइक्रोन्स और ब्लैक पे पाबंदी थी, जो ब्लैक अभी नज़र नहीं आती। यस, हाँ। आप उस टाइम के बाद ब्लैक टोटल बैन हो गई। वो माइक्रोन वाला एक्चुअली ये होता है कि जो भी चेक करने वाला है, माइक्रोन की साइज़ चेक करने के लिए एक ख़ास डिवाइस चाहिए होता है, वो हर एक के पास नहीं था। तो दैट इज़ द मेजर रीज़न कि वो बहरहाल इतना इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। फिर दोबारा हुआ था 2019 में, वो हम लोगों ने फिर उसको किया था। उसमें मुख्तलिफ साइज, हम ये जो भी कर रहे हैं प्लास्टिक की कम करने के लिए, उस पर ऑन बोर्ड लेते हैं हम प्लास्टिक एसोसिएशंस को, इनको। तो बहरहाल उसमें भी ये था कि ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल यूज़ करना है अंडर रूल्स। ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल का अगर कोई प्लास्टिक कोई भी मॉल्स में चले जाएं, वो उन्होंने कहा है कि हम ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल बना लिए, बिल्कुल हैं। मगर कहीं ऐसे भी मिलेंगे जो हाउ टू डिटेक्ट वेदर इट इज़ रियली ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल, उसमें ख़ास मतलब जो केमिकल डलता है उसके हिसाब से वो पड़ा है जो कि डिग्रेड कर ले उसको। तो उसके डिवाइस भी फिर अगेन वो कुछ मिलियंस की कॉस्ट करता है। हमने 1-2 सैंपल भेज देते लाहौर में। तो एनीवे वो शायद उस लेवल पे हम इसलिए भी नहीं कर पाए। अब जो ये है, इसलिए ये लाया गया है, जो कैबिनेट ने डिसीजन दिया है कि शॉपिंग बैग्स हों ही ना, क्योंकि शॉपिंग बैग्स का आपको पता है, सिर्फ शॉपिंग बैग्स के 3 बड़े मसाइल हर को पता है। आप ये अगर पानी के गटर के नालों में इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह, चौकिंग हो जाती। ये अगर कचरे में जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग आग जलाते हैं वो पहले प्लास्टिक को जलाते हैं जी, ताकि उसको जल्दी आग लगे। और वो उससे कैंसर कॉजेज, डाइऑक्सिन्स एंड फ्यूरॉन्स टाइप की गैसेस निकलती, वो बेचारे उनको पता भी नहीं होता हेरोइन चाहिए उनको। तो वो एक एयर पोल्यूशन का भी सबब बना। अगर यही मलीर नदी के थ्रू या किसी भी कैनाल रिवर के थ्रू फिर अल्टीमेटली समंदर में जाएगी, तो वो एक्वेटिक लाइफ उधर समंदर की यानी मरीन लाइफ, वो समझते हैं कि जी वो मछली खाना बहुत सेहतमंद है। जी हाँ, और वो मछली वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो माइक्रो जो नैनो पार्टिकल्स के थ्रू हमारे फूड चेन तक वो पहुँच जाती है। अब इन सब से जान छुड़ाने का एक वाहिद तरीका यही है कि हम शॉपिंग बैग्स को बिल्कुल अवॉइड करें। और जैसे मैंने ये बैग्स दिखाई, दिस इज वन ऑफ द सैंपल। आप कपड़े के थैले पहले भी यूज़ होते थे जी। कपड़े के थैले के अलावा भी बता रहा हूँ, अभी इसी सिंध में मिलते हैं वो खजूर के पत्तों की छब्बी। आप खारपुर जाएं, सक्खर जाएं, शिकारपुर जाएं, जैकबाद जाएं, इवन घोटी के मिलते हैं। वो तो व्हाई डोंट वी यूज, इतनी बड़ी मार्केट हो सकती है हमारी, लेकिन उसके साथ बहुत सारे मसाइल मौजूद हैं। चलिए उस पर तो कभी और बात करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन, बल्कि एक और मिसाल देखिए, ये इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी एज वेल। फॉर इंस्टेंस, हमने कोविड में
कोविड में सब मार्केट्स बंद हो गई, इवन मॉल्स बंद हो गए, या खाने पीने की चीज़ें कुछ अल्टरनेटिव पे या टाइमिंग के हिसाब से थे, तो वो एक नई अपॉर्चुनिटी ले आई, ऑनलाइन बिजनेस। यस, तो हम क्यों नहीं इस बिज़नेस को ले आते? हाँ, हम तो गवर्नमेंट वाले तो कम से कम ये सैंपल, ये अवेयरनेस के लिए हम लेके जाते हैं। ये जैसे आपके यहाँ ले आए तो ये आप ही फिर डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। श्योर, व्हाई नॉट। हम इस तरह चाहते हैं आप जैसे मीडिया चैनल्स के थ्रू, एक्चुअली अवाम ने जागना है जी। अवाम खुद अवॉइड करे, अवाम अवॉइड करेगी तो प्लास्टिक शॉपिंग बैग बनना बंद होगी। और उसमें कि अच्छा, आपने एक तो ये चीज़ कही कि प्लास्टिक एसोसिएशन से आपकी बहुत बात हुई है, चलिए ये जान के भी खुशी हुई कि एसोसिएशन भी है कोई, उस पर कितना चेक है, या फिर फ़र्ज़ कीजिए कि अगर इसको आप कंप्लीट बैन करते हैं, फिर प्लास्टिक एसोसिएशन कहाँ जाएगी, वो क्या करेगी? असल में देखिए प्लास्टिक हमने फर्स्ट फेज़ में सिर्फ शॉपिंग बैग्स की, ठीक है, फैक्ट्री या जो भी ओनर्स हैं वो कई और टाइप की प्लास्टिक भी चल रही हैं। हम स्टायरोफोम के ग्लासेस हुए, इवन फूड पैकेजिंग के जो भी मटेरियल होता है उन पे कोई पाबंदी नहीं है। आप जितने भी फूड के अलावा, मसलन आपको पता होगा कि ये चीनी यूरिया बैग्स, उसके अंदर एक थिनर बनता है, वो भी प्लास्टिक है, इसमें कोई बैन नहीं है। अब हमने जो मेजर इशू हर एक को, आपको, हमको, हर एक को नज़र आता है, वो ये शॉपिंग बैग्स नज़र आता है। कचरे में सबसे आया नज़र आएगी शॉपिंग। आपको वो चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ इतनी नज़र नहीं आएंगी। अगर आपने इनसे छुटकारा लेना है तो हम अपने कुदरती वसाइल वाली चीज़ों पे वापस आएँ। ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल दिया। आपको ये भी बताऊं कि ये प्लास्टिक बैग्स, ये तो एक कपड़े के हैं ना, इधर बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे गारमेंट्स हैं जहाँ पे कतरन टाइप के कपड़े ज़ाया होते हैं जी। उस कतरन को मिला के एक नया बिजनेस बनेगा, उससे आप बैग बनाएं मुख्तलिफ साइज़ के। एक तो आप कचरा भी मैनेज कर लेंगे और दूसरा मार्केट में ले आएंगे। उसमें फुलपुर साहब एक और चीज़ भी है कि हमारे बहुत सारे बच्चे जो यंग स्टार्टअप वाले हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ये कर भी रहे हैं। हाँ, ये तो क्या ही अच्छा हो कि, और ऐसा शायद हो भी रहा होगा कि सिंध हुकूमत उनके साथ पार्टनर कर ले, उनको फंड करे, सो दैट वो अपना भी काम चला सकें, सिंध हुकूमत का भी काम हो जाए, आवाम का भी भला हो जाए। जी हाँ, सिंध हुकूमत गाहे बगाहे हर जगह पे, इवन हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को भी सपोर्ट करते हैं। कोई नई चीज़ भी दरियाफ्त हो सकती है, यस, तो वो उसको गवर्नमेंट ऑफ सिंध प्रमोट करने के लिए, रिसर्च के लिए फंड्स देती है। ऐसे हम भी हमारे अपने, क्योंकि रिसर्च का प्रॉपर सेटअप ना होने की वजह से हमने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOU टाइप की चीज़ साइन किया हुआ है ताकि उन इश्यूज़ को हम एड्रेस कर सकें, एक दूसरे की कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके, एक दूसरे से डेटा शेयर हो सके। और इस तरह की चीज़ गवर्नमेंट, मैं नहीं समझता, अभी भी कर भी रही है और इंशाल्लाह गवर्नमेंट उसको टॉप प्रायोरिटी पे रख के आगे ज़रूर उनको एनकरेज करेगी, चाहे वो यूथ हो चाहे कोई और। अच्छा, ज़रा आवाम की सतह पे उतर के ज़रा बात, लोग कहते हैं यार क्या हम जो है वो थैली तो बहुत, एक पैकेट हमें बहुत सस्ता मिल जाता है, बहुत से लोग घर में कर लेते हैं ना, तो ज़रा आवाम की तसल्ली ऐसे भी करा देते हैं फुलपोटो साहब कि उनको ये बता दें कि भाई इसकी कॉस्ट आप एक बार, अगर तो महंगा है तो महंगा रहे एक बार, सस्ता रहे बार बार, लेकिन आई नो कि महंगा नहीं होगा, तो कपड़े का थैला कितने तक में मिल जाता है और हम उसको कितना अरसे यूज़ कर सकते हैं? हमने कल से शुरू किया है ये कैंपेन और मोटिवेशन, और उसको अब इम्तियाज़ पे कोरंगी वाले पे वो चेंज हुआ है, वो 40 रुपये ले रहे हैं, इससे बड़ा है। जी जी जी, अब इसका भी अगर 40 रुपये है, इससे वैसे कम में भी मिल सकता है, तो इट विल बी रीयूज्ड। यस, आप वो महंगा वाली भी बात उसमें आ गई और इसको आप धो के दोबारा यूज़ करेंगे, ये तो महीना भी चल सकती है। तो आप उस हिसाब से काउंट करें तो हम एक एक्चुअली माहौल को ठीक करना, मैं समझता हूँ सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट के इदारे नहीं, हर एक इंडिविजुअल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप बाहर हम जाते हैं, उधर हम कचरा नहीं फेंकते, इधर हम फेंक देते हैं। बाहर हम जाते हैं, जो उनकी कैटेगराइजेशन सॉलिड वेस्ट की है उस पर अमल करते हैं, हम इधर नहीं करते। ये थोड़ा हमें लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, और ये हकीकत है कि ये इस तरह की चीज़ उनके लिए आसानी होगी, क्योंकि उनके यहाँ भी हर एक अपार्टमेंट में नहीं रहता, कहीं घरों में रहता है, वही उन्हीं का जनरेट किया हुआ कचरा उनके लिए प्रॉब्लम भी होती है। यहाँ कराची में आप देख लें, फ्लैटों के पीछे वाला जो इलाका है, एग्जैक्टली थैली में बांधा, असल में थैली सबसे आसान काम होता है ना फुलपुटो साहब, कचरा थैली में बांधा, यूं घुमाया और यूं फेंका, जहाँ तेरी किस्मत। यही कह रहा हूँ, लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। यस जी हाँ, अच्छा, ये था, मगर अभी इसको पहले जो हम चले 30 साल पहले देखें
जब 35 साल पहले ये क्या हम खा पी नहीं रहे थे, बिल्कुल हम सब चीज़ें कर रहे थे, तो उस वक्त जैसे मैनेज करें तो आप उन चीज़ों पे वापस आएँ। हम तो ये कह रहे हैं उन चीज़ों में यही चीज़ें थी। आखिर में मैं चाहूँगा कि एक मैसेज प्लीज़ आवाम को लाजमी दे के जाएँ कि इन थैलियों से कितना ख़तरा हम अपने लिए पैदा कर रहे हैं और ये इस्तेमाल करेंगे तो हम कितना ज़्यादा वो बेहतर कर सकते हैं। हम अगर इतना इसका जो पहले भी थैली के यूज़ से हम अपनी एयर पोल्यूशन को भी बढ़ा रहे हैं, वाटर पोल्यूशन को भी बढ़ा रहे हैं, एक्वाटिक लाइफ को भी तबाह कर रहे हैं। हम आवाम और जो इंडिविजुअल और इवन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन सबको मैं यही अर्ज़ करूँगा कि आप खुदारा ये चीज़ें छोड़ें और वो चीज़ें अपनाएं जो कुदरत से बनी हुई हो, चाहे वो खजूर के पत्तों की हो, चाहे वो कपड़े का थैला हो, चाहे इवन कहीं पेपर जो रिसाइकिल्ड हो, उनको यूज़ करें ताकि एक इससे आप माहौल को भी साफ़ रखें और अपनी ज़िंदगी भी आसान बने। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपके आने का और उम्मीद करते हैं कि आवाम तक ये मैसेज पहुंचा होगा। हमारे लिए आसानी बहुत है ना थैली कैरी करना, लेकिन वो आसानी हम ना सिर्फ अपने लिए बल्कि आने वाली नस्ल के लिए कितनी ज़्यादा हम खराबी पैदा कर रहे हैं। एक तो ये, दूसरा ये कि हम अगर ये समझते हैं कि ये थैली सिर्फ अंडे और दूध तक या गोश्त तक लिमिटेड है तो ऐसा नहीं है। वही थैली जब आपके फुजलत के तौर पे समंदर में जाती है तो उससे सोचें कि ना सिर्फ हमारा एक और सोर्स ऑफ फूड यानी कि मछली वो ख़राब होती है बल्कि समंदरी आलूदगी भी उस पर बढ़ती है और अगर समंदरी आलूदगी होती रहे तो हमारे लिए बहुत ख़राबी पैदा हो सकती है। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो मज़ीद स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे। जय विलास। वेलकम बैक। गर्मी लग रही है तो ये सोच लीजिए कि गर्मी और हो जाएगी, ख़ासतौर पे कराची के शहरी। सूरज ने आज भी गर्मी में नरमी ना दिखाने का ऐलान कर रखा है। कल की तो छोड़ ही दीजिए, शहर कायद में रिकॉर्डेड टेम्परेचर तो 40 डिग्री तक गया था, लेकिन गर्मी की शिद्दत से 48 से 50 डिग्री तक ये एहसास हुआ था। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज जनूबी पंजाब, खित्ता पोठवार, खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान है। बाय द वे, कराची के कुर्बो जवार में जिसमें काठौर और दीगर इलाके थे वहाँ हल्की फुल्की बारिश हुई थी, लेकिन कराची है ही इतना बड़ा कि बंदा करे क्या। खैर, अहम दर्जा हरारत की कुछ बात कर लेते हैं शहरों में। तो कराची में आज मज़ीद गर्मी बढ़ने का इम्कान है और कम से कम 30 और ज़्यादा से ज़्यादा 40 जा सकता है और वो वक्त अब करीब आ ही रहे कि ये 40 तक जाए। इसके साथ साथ अगर दीगर का शहरों का रुख करें तो कोयटा की बात कर ले तो वहाँ पे कम से कम 18 ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री रहने का इम्कान है। और कोयटा से अगर आगे चलें और हम चलें साउथ पंजाब मुल्तान, यहाँ भी गर्मी का राज बरकरार है। 41 ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। मुल्तान वाले दुआ कर रहे होंगे कि कम से कम ही रहे, जो कि है 29। लाहौर की बात करें तो कम से कम 27 और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री रहने का इम्कान है। और इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ भी गर्मी तो है, कम से कम 27 और ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री रहने का इम्कान है। पेशावर में कुछ बादल होंगे, लेकिन वो कुछ बादल दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 41 डिग्री को कम रखने के लिए जो है वो काफ़ी नहीं होंगे। तो ये तो था पेशावर की सूरत हाल। अब फैसलाबाद की अगर बात करें तो यहाँ पे कम से कम दर्जा हरारत 27, ज़्यादा से ज़्यादा 38 रहने का इम्कान है। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सीरीज़। और DI खान में 42 ज़्यादा से ज़्यादा, इसके साथ ग्वादर में 34 ज़्यादा से ज़्यादा, मरी में 24 और कहा जा रहा है कि वहाँ पर बारिश हो सकती है। और क्योंकि बारिश हो रही है तो मैं यहाँ आके बता देता हूँ कि बारिश कहाँ हो रही है। मुजफ्फराबाद यहाँ पे भी बारिश है और कलाम में भी बारिश है और स्कर्दू की तो क्या ही बात है, जो जा सके वो चला जाए। तो ये तो थे वो मुख्तलिफ दर्जा हरारत। अब ज़रा जो गर्मी की लहर है और कहाँ का बारिश हो सकती है इस पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर साहब। अंजुम साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका। सो सर, कराची कल भी गर्म और आज भी गर्म रहेगा? जी बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, कराची कल गर्म था, 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर गया। आज भी टेम्परेचर जो है हाई है क्योंकि सी ब्रीज जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। आज भी एक्सपेक्टेड होगा कि कराची का मैक्सिमम टेम्परेचर 39-40 तक जा सकता है। ताहम कल से जो है कराची में कुछ गर्मी में सब्सिडेंस होगी और परसों वाले रोज़ से कराची में जो है वो सी ब्रीज प्रॉपर तरीके से बहाल हो जाएगी और उसके साथ साथ जो है वो सुबह और शाम के औकात में जो है वो
बादल भी रहेंगे, टेम्परेचर 34 से 36 की रेंज में आ जाएगा और इस दौरान रात गए हाली सुबह कुछ इलाकों में बूंदाबांदी भी हो सकेगी। बाय द वे कल भी कुछ इलाकों में हुई है, वो बूंदाबांदी थी कराची के करीब या प्रॉपर बारिश हुई थी? देखिए जी, कराची शहर में कई मकामात से बूंदाबांदी की रिपोर्ट थी, जबकि कराची के जो कुर्बो जवार के इलाके थे जैसे गडाब या बहरिया टाउन, वहाँ से कुछ अच्छी बारिश की रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं। ठीक है। और आज वैसे कोई बारिश का इम्कान नहीं है कराची में, मेन कराची? आज भी कोई कराची शहर में तो बारिश का इम्कान नहीं है, ताहम कराची के जो आउटस्कर्ट्स हैं लाइक DHA सिटी या बहरिया टाउन, इसमें इक्का दुक्का मुकामात पर कुछ गरज चमक के बादल बन सकते हैं, कुछ हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। ओके ताहम शहर में नहीं। ओके, पंजाब की क्या सूरत हाल है? वहाँ पे अपर पंजाब, लोअर पंजाब में बारिशों की क्या सूरत हाल रहेगी? देखें जी, जैसा कि आपने कुछ इलाकों का तो बता दिया था, हम इसके साथ साथ आज या कल लाहौर और उसके गिरदोनवा में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, ताहम ये सिलसिला कल तक ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद एक मरतबा फिर तवक्को होगी कि जो सिंध और पंजाब के मैदानी इलाके स्पेशली साउथ पंजाब या अपर सिंध और सेंट्रल पंजाब में कोई टेम्परेचर फिर 44-45 तक जा सकते हैं और ये जो सिलसिला है ये 2 से 4 रोज़ का होगा, तकरीबन जुमेरात के रोज़ से लेकर इतवार पीर तक। अच्छा, शिमाली इलाका जात का भी रुख कर लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में क्या सूरत हाल रहेगी? शिमाली इलाका जात में कुछ गर्मी की शिद्दत भी होगी, ताहम मौसम ज़्यादातर खुशगवार होगा। कुछ इलाकों में जो है जैसे आपने भी बताया वहाँ पर हल्की फुल्की बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अंजुम नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। मौसम के हवाले से हमें गुफ्तगू हमारी हो रही थी। खैर, वो तमाम तर लोग जो कि घूमने फिरने इस वक्त शिमाली इलाका निकले हुए हैं, उनसे दस बदस दरख्वास्त है कि आप कहीं भी जाएं, पहले वहाँ वेदर एडवाइज़री लाजमी ले लें। और अब तो वेदर एडवाइज़री के लिए आपको लैंडलाइन पे कहीं फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी ऐप है, आप अपने मोबाइल में देखें और मोबाइल अगर आपको बता रहा है कि यहाँ बारिश है तो अपने वक्त को थोड़ा सा तब्दील कर लीजिए, थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि आपकी जान ज़्यादा कीमती है। अब आगे बढ़ते हैं और मुलाकात करवाते हैं आपकी हीरो पाकिस्तानी से। आज हमारे साथ मौजूद हैं कोवो ब्रेंडन, और कोवो ब्रेंडन यानी कि उनके नाम से मशहूर हैं, बड़े ख़ास मेहमान हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे कि उनके जो शोल्डर है उस पर कितना जो हैवी किस्म का बेल्ट है। हम बचपन से जब भी हम रॉ या स्मैकडाउन देखते थे, वो बेल्ट जो होता था वो हमारी बड़ी अहमियत रखता था, लेकिन हमें नहीं पता था कि पाकिस्तान भी इसमें इतना अच्छा कर रहा है। कितना अच्छा कर रहा है? एशियन चैम्पियन के अलावा 6 बार वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन भी रह चुके हैं कोवो ब्रेंडन। अच्छा, ये तो वो छोटे मोटे ज़ख्म हैं जो कि आते ही रहते हैं, लेकिन हालिया फ़ाइट हुई नेपाल में और वहाँ पे कोवो ब्रेंडन ने किनको हराया? उन्हीं को हराया जिनको आजकल पाकिस्तान हराई जा रहा है, चाहे वो कोई भी फ्रंट हो। तो हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं कोवो ब्रेंडन। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत मुबारक। मैं चाहूँगा ज़रा एक बार अपना बेल्ट जो है इस कैमरे में दिखाएं तो सही। ये जनाब, ये देखें, ये रहा आपका बेल्ट। दे यू गो। हाँ, एक बार फिर पोज के साथ ये ऐसे ही रखिएगा दोबारा। There you go। और 3, 2, 1, here is the champion कोवो ब्रेंडन। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ज़रा बेल्ट की कहानी भी हो जाए। बेल्ट तो देखें, मैं ये 2022 में जीता था और तकरीबन समझ लें 3 साल ऑलमोस्ट हो गया। तो और अब तक 24 रेसलर्स के अगेंस्ट जो है इसको मैं डिफेंड कर चुका हूँ। इसमें से सेकंड टाइम ये इंडियन के अगेंस्ट था, क्योंकि लास्ट ईयर भी जो है वो इंडियन से इन्हीं दिनों जून में ही वो डिफेंड किया था नेपाल में, और अभी अगेन किया। तो अभी डिफरेंस ये था कि अभी जो मैच था ये थोड़ा ब्रूटल था, तो इसमें जो है थोड़ी इंजरीज हुई हैं, तोड़ फोड़ हुई है। तो जैसा आपने भी पिक्चर्स में वीडियोस में देखा है, तो इवन मेरे बैक पे स्टिचेस हैं, अभी भी स्टिचेस हैं, क्योंकि मुझे आए हुए जो है मुश्किल से लास्ट ट्यूसडे को ही आए हैं और आज इस ट्यूसडे को आपके पास बैठा। तो ये हिस्ट्री है, यानी कि वो कहते हैं ना अनडिफीटेड चैंपियन। एग्जैक्टली राइट। आपने कहा कि इस बार थोड़ी सी गर्मा गर्मी वाली फ़ाइट हुई इंडियन से। ये गर्मा गर्मी इसलिए भी होगी क्योंकि जो तनाजुर में क्या हुआ उसमें कुछ वर्बल गर्मा गर्मी भी हुई आपकी, ये बताइए। एक्चुअली स्टार्ट तो वर्बल से ही हुआ था, क्योंकि जब मुझे चैलेंज आया था तो उसने बोला कि भाई तुम आतंकवादी हो और तुम जो है टेररिस्ट हो, पाकिस्तानी हो, ऐसे हो वैसे हो। तो खैर तुम्हें दुनिया में कोई पूछता नहीं है क्योंकि तुम पाकिस्तानी हो, कोई वो नहीं लगा था। लेकिन इस चीज़ का जवाब मेरी सिर्फ विक्ट्री ने नहीं दिया,
बल्कि जो वहाँ की इवन हिंदू आवाम जो बैठी हुई थी उन्होंने पाकिस्तान को ईद मुबारक का भी, जो कि ईद वाले दिन फाइट थी, तो जब पब्लिक ने मेरी विनिंग के बाद ईद मुबारक बोल दिया तो मेरी वहीं जीत हो गई। क्या बात है, बिल्कुल। ये बहुत अच्छा। एक तो चीज़ है में ये करते हो एक दूसरे को भड़काने के लिए, लेकिन उनका जनरल परसेप्शन भी पाकिस्तान के लिए ही बन गया। लेकिन खैर अब तो दुनिया के सामने आया हो ही गया है कि ये जनरल परसेप्शन भारत का कितना बुरी तरीके से हमने डिस्ट्रॉय किया है। अच्छा, फिर ये फाइट हुई आपकी, चोटें लगी, कितनी लंबी ये फाइट थी, क्या कुछ वजह ये बताइए। ये 25 मिनट्स चला था मैच जो है हमारा, और इसमें यह था कि काफ़ी मतलब नो डिस्क्वालिफिकेशन था, और बहुत ज़्यादा इवन उसने तो मुझे प्राइवेट पार्ट्स तक पे अटैक किया इंडियन ने। और ये था कि थोड़ी सी शायद मैं समझता हूँ मेरी भी है ट्रेनिंग की थोड़ी कमी थी, क्योंकि मैच में काफ़ी उसने टफ टाइम दिया और ऑलमोस्ट ये मैच में हार चुका था। अच्छा क्योंकि इंजरी भी हो गई थी मुझे, फिर हम लोग थोड़ा फाइट करते करते जो है पब्लिक में भी चले गए। बस लेकिन ये है कि इन दी एंड जो है वो विल पावर थी, क्योंकि ईद का दिन था। वैसे ही घर वालों को जो है नाराज़ करके मैं गया था, क्योंकि ईद मोस्टली जो है पेरेंट्स तो चाहते हैं ना कि ईद हमारे साथ ही गुजारी जाए। तो मैंने जो है सोचा कि नहीं यार, घर वालों को अब नाराज़ किया ही है तो कम से कम तोहफ़ा तो दूँ जाकर। और वो तोहफ़ा यही था कि ईद वाले दिन विनिंग करता, और ये तोहफ़ा सिर्फ पेरेंट्स को ही नहीं पूरी कौम को देना था। बिल्कुल। तो इस वजह से जो है फिर इन दी एंड विल पावर की वजह से मैंने उस मैच को विन कर लिया, नहीं तो ऑलमोस्ट जो है बहुत डेंजरस मैच था। आपने बात की नो डिस्क्वालिफिकेशन में, नो डिस्क्वालिफिकेशन में मतलब फोड़ फाड़ दो। एग्जैक्टली। कोई प्रॉप सामने आ रहा है, कुर्सी उठाओ, स्लेज हैमर से ट्रिपल एस याद आ जाता है। तो यहाँ पे भी इस तरह का सीन बना? बिल्कुल इसी तरह का था। हमने जो है वो चेयर्स इसमें काफ़ी तोड़ी हैं, और उसके अलावा खैर मुझे तो तोड़ने का मौका कम मिला, उसने ही ज़्यादा वो यूज़ किया, क्योंकि वो थोड़ा था। एक्चुअली मुझे चैलेंज जिसने किया था वो आया नहीं, और जो उसने जो दूसरा जो इंडियन भेज दिया था वो मतलब या तो समझ लें कि वो बकरी डाल के जो है ना उसने शेर को बुला लिया उधर और ख़ुद गायब हो गया। और उसने वर्ड्स जो यूज़ किए थे, वर्ड्स उसके थे कि यार जो है ऐसा बहाना नहीं बनाना कि मुझे टिकट नहीं मिला, या इवन उसके वर्ड्स ये थे कि पिछवाड़ा दिखा के मत भाग जाना, नहीं तो तेरा पिछवाड़ा फोड़ दूंगा। जबकि मैं वहाँ पे 4 दिन पहले पहुँच गया और चैलेंज करने वाला सूर्या था, और मैच मेरा सूरज से करवाया, तो वो खुद आया नहीं, खुद भाग गया डर के। मैं तो सबसे पहले वो सूरज को ये बोलूँगा कि मतलब उसने हिम्मत करी और सामने आया, लेकिन इन दी एंड इंडियन था, तो हमारी विल पावर ही जो है ना उनकी ट्रेनिंग को हरा देती है। आपने सूरज ग्रूप कर दिया। बिल्कुल ऐसा। हाँ? अच्छा, अब ज़रा सर ये बताइए मुझे कि हम पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की बात करते हैं, रेसलिंग इज़ नॉट ऑन द टॉप ऑफ द लाइन, ठीक है? तो आपका इधर कैसे आना हुआ, एक तो ये, और क्या देख रहे हैं लोग शौक से बहुत देखते हैं भाई, ठीक है? और आज से नहीं, कई अरसे से, उस वक्त से जिस वक्त पीटीवी पे जुम्मे वाले दिन हॉक हॉगन की रेसलिंग आती थी, वहाँ से लेके अब तक, तो पाकिस्तानी में शौक बहुत है, लेकिन इसको खेलने का कितना शौक है? पाकिस्तानियों में देखें, इसको देखने के अलावा खेलने का ही बहुत ज़्यादा शौक है, क्योंकि अब तक हमारे पाकिस्तान में जो है 30+ रेसलिंग इवेंट्स हो चुके हैं, जिसमें हम फॉर्मर WWE के रेसलर्स तक को पाकिस्तान में ला चुके हैं। रेसलर्स लाइक एल्बर्टो डेल रियो, राइनो, वेड बैरेट, कार्लिटो, क्रिस मास्टर्स, ये पाकिस्तान सब आ चुके हैं। और अपकमिंग जो है ईयर्स में भी इंशाल्लाह मे बी पॉसिबल अंडरटेकर, कर्ट एंगल, इवन मुझे कर्ट एंगल से चैलेंज भी है। नहीं तो, भाई जी, तो स्कोप पाकिस्तान में ये है कि विद इन 8 इयर्स हम लोगों ने इसका मतलब पाकिस्तान में जो है स्टार्ट किया था, और 4 लोगों ने स्टार्ट किया था, आज 40+ हैं। तो और अभी भी रेगुलर डेली हमारे पास एडमिशन्स आते हैं। मतलब हमने एक एकेडमी बनाई थी, और अब वो एक एकेडमी हमें बहुत कम पड़ रही है, क्योंकि हम लोग जब इवेंट कराते हैं तो इवेंट के फ़ौरन बाद कम से कम मिनिमम 10 एडमिशन्स होते हैं। एकेडमी कराची में? कराची में। तो और फिर अभी हमारा अपकमिंग इवेंट है, लाइक आपने WWE देखी है, WWE का साल का बिगेस्ट इवेंट होता है रेसलमेनिया जी। तो इसी तरह हमारा यहाँ पे रेसलमैक्स है, इवेंट 21 को हमारा होने जा रहा है, जो फार्स ग्रुप की तरफ से और REW की तरफ से रेसलमैक्स ये रेसलमैक्स 4 है। पाकिस्तानी सारे होंगे उसमें? पाकिस्तानी भी हैं, इंटरनेशनल भी है। इंटरनेशनल बेसिकली फीमेल है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट फीमेल रेसलिंग करवाने जा रहे हैं इस बार। तो हमारी पाकिस्तानी फीमेल बेकीशा और नेपाल की फर्स्ट वुमेन रेसलर जो हमारा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जिन्होंने ऑर्गेनाइज कराया था,
तो वो पाकिस्तान आ रही हैं। तो बात है। ये एक मेन अट्रैक्शन वाला मैच है। बाकी मेरा मैच एज यूजुअल वही हार्डकोर और नो डिस्क्वालिफिकेशन होता है, तो विद स्टिचेस में अगेन जो है इस तरह का मैच खेलने जा रहा हूँ। तो अगेन यही डिफेंड करने आ रहा हूँ, और जिससे डिफेंड करने जा रहा हूँ उसने मुझे जो है इंडिया से जब खेलने जा रहा था तो उससे 2 घंटे पहले हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें मुझे अटैक किया था। किस मुल्क से हैं भाई साहब? भाई साहब पाकिस्तानी हैं। अरे वाह। तो बस ये है कि मेरे मेन राइवल हैं, जस्ट लाइक शॉन माइकल का ब्रेड हार्ट था, रॉक का स्टोन कोल्ड था। तो समझ लें यहाँ कोबू ब्रेंडन है तो उसके अगेंस्ट हमेशा अहमद बॉयका खड़ा होता। ओके। तो 3 साल से बेचारा कोशिश कर रहे हैं मेरे शोल्डर से बेल्ट हटाने की, नहीं हट रही। हटा नहीं सकते क्योंकि देखें बिग गोल्ड आपने WWE में देखा था तो ट्रिपल एच पे जैसे बिग गोल्ड बना था ना, वैसे ये ROW का बिग गोल्ड जो है ना ये मेरे लिए ही बना। और मुझे नहीं लगता अहमद बॉयका या कोई भी ओपोनेंट जो है ना मुझसे इस टाइटल को ले सकता है। तो अहमद बॉयका को भी यही बोलूँगा कि भाई सैटरडे को रेडी रहा। मैं बेशक आधा टूटा हूँ, उसके लिए मौका अच्छा, लेकिन पूरा मैं उसको तोड़ूंगा और ये टाइटल जो है मेरे ही पास रहेगा। ऑल राइट। 21 तारीख को रेसल मैक्स, ये तो आपने हमें पहले से बता दिया, इवेंट कवर करेंगे इंशाल्लाह सर। थैंक यू सो मच। को ब्रेंडन बिलाल अफरीदी हमारे साथ मौजूद थे। और अगेन सिंगल स्पोर्ट नेशन नहीं है हम, टैलेंट बहुत है हमारे पास, इट्स जस्ट कि हम कहाँ कहाँ अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। और जब हम बात कर रहे हैं खेल की ही, तो क्यों ना कौमी खेल की बात करें जिस पर हम इतनी नहीं करते, ये हमारी भी कमी है। मलेशिया में जारी है FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट और पाकिस्तान ने जापान को शिकस्त दी है। ना दिस इज़ ह्यूज। पाकिस्तान ने जापान को 2 के मुकाबले 3 गोल से शिकस्त दी है। पाकिस्तान की तरफ से सुफियान खान, राना वहीद और अली गजनफर ने 1-1 गोल स्कोर किया और बड़ा ही तगड़ा ये मैच हुआ था। इससे पहले पाकिस्तान मलेशिया से 3-3 ड्रॉ कर चुका है। तीसरा मैच बुध को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा। सो बेस्ट ऑफ लक ग्रीन शर्ट्स। ओके, कमिंग टू द ब्रेक। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले जो भी इस सीट पे आके बैठता है उसकी इंस्पिरेशन, मुनफरिद आवाज़, लबो लहजा शुस्ता, बेमिसाल अंदाज़े बयां, हर दिल अजीज़, तारिक अजीज़, देखती आंखों सुनते कानों। आज उनकी 5वीं बरसी मनाई जा रही है। तारिक अजीज़ PTV के पहले अनाउंसर थे। मकबूल तरीन गेम शो नीलाम घर शुरू करने का सहरा भी उन्हीं के सर है, जो आज बाकी अफराद उनको इमिलेट करते हैं। 42 फिल्म्स में उन्होंने अदाकारी के जौहर भी दिखाए। हुकूमत की जानिब से उन्हें फ़नी खिदमात पर तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया। उनकी यादों के साथ आपको छोड़े जाते हैं एक ब्रेक की तरफ। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। कुछ मज़ीद क्रिकेट की बात हो जाए तो कौमी क्रिकेटर्स इन दिनों लाहौर में होने वाले स्किल्स डेवलपमेंट कैंप में मसरूफ़ तो हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे किसके चर्चे हैं? बाबर आजम के। क्यों? क्योंकि बाबर आजम ने ज्वाइन किए है ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग और उनका जो मुआहदा हुआ है वो प्री ड्राफ्ट मुआहदा हुआ है और बिग बैश लीग की मारूफ फ्रेंचाइज सिडनी सिक्सर्स की जानिब से जो मालूमात जारी की है उसमें बाबर के साथ मुआहदा कर लिया गया है। और बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के प्रोलिफिक बैट्समैन हैं, हाँ ये कि इनकी T20 फॉर्म जो है वो इतनी अच्छी नहीं रही है पिछले दिनों, जिसकी वजह से नेशनल स्क्वाड का वो हिस्सा नहीं है। तो इस वक्त बाबर आजम जो है वो सिडनी पहुंचेंगे और वहाँ फिर अपनी वो बिग बैश लीग का डेब्यू करेंगे। कुछ वीडियोस भी आई हैं जिसमें बाबर ये कह रहे हैं कि ही इज़ वेरी एक्साइटेड टू प्ले अलॉन्ग साइड विद स्टीवन स्मिथ और जॉश हेजलवुड, यानी कि स्टीवन स्मिथ और हेजलवुड होंगे सिडनी सिक्सर्स में। और ऑस्ट्रेलियंस आर एक्साइटेड टू। ऑस्ट्रेलिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है क्रिकेट बोर्ड की, ACB की, देयर यू गो, दैट्स द वीडियो। उन्होंने भी बाबर आजम की एक प्रमोशनल वीडियो जारी की है एंड दे ऑल आर वेलकमिंग बाबर आजम। इसमें शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान जो हैं उनको भी NOC जारी तो हुआ है, लेकिन इस वक्त मरकज़ निगाह फोकस जो हैं वो हैं जनाब बाबर आजम। अराउंड द वर्ल्ड अगर बात कर लें तो इस वक्त पाकिस्तानी जो हैं वो अराउंड द वर्ल्ड लीग खेल रहे हैं। शान मसूद लेस्टरशायर के लिए खेल रहे हैं, हसन अली जो है वॉविकशायर के लिए खेल रहे हैं और उसके साथ साथ मेजर लीग भी चल रही है, मेजर T20 लीग, और वहाँ पे हारिस रऊफ़ का दबदबा इस वक्त चल रहा है। सो बेस्ट ऑफ लक टू बाबर आजम और उम्मीद करते हैं कि बाबर ऑस्ट्रेलिया में T20 में अच्छा परफॉर्म करके में वापस आ सकेंगे, क्योंकि इस वक्त उन पर प्रेशर बहुत है टीम में वापस आने के लिए। इससे पहले कि हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब बढ़ें, आप सबको पता है कि हमारा जो अगला जो मैं बताने जा रहा हूँ, जब मैं बात करता हूँ कौन तला, तो सबको पता है कौन तला, पाकिस्तानी रैपर तला अंजुम। लेकिन एक बार फिर वो सोशल मीडिया पे गर्दिश हैं, नॉट बिकॉज ऑफ इस न्यू रैप,
लेकिन एक मरतबा फिर उनके साथ वही हुआ जो बहुत सारे कॉन्सर्ट्स में हो चुका है। आई डोंट नो कि हुजूम से लोग क्यों बोतल फेंक के मारते हैं। इफ़ यू कैन प्ले द ऑडियो प्लीज़, अगर हम सुना सकें। इन भाई साहब ने पता नहीं क्यों क्या समझ के बोतल खींच के मारी थी दौरान कॉन्सर्ट, और फिर तलंजुम को आया गुस्सा और उन्होंने अपने बॉडीगार्ड्स के थ्रू, पहले तो फैंस ने खुद ही इस बंदे को पकड़ के हवाले कर दिया गार्ड्स के, और उसके बाद गार्ड्स ने बाल से खींच के पहले स्टेज पे इनको घसीटा और उसके बाद लेके बाहर गए। विच अगेन लीड्स अस टू, हमारा एक मजमूई रवैया है, हम जाते हैं इन कॉन्सर्ट्स में एंजॉय करने के लिए, लेकिन क्यों आप बोतल फेंकते हैं और क्यों किसी आर्टिस्ट की इस कदर तस्लील करते हैं, और क्या आर्टिस्ट की तरफ से इस कदर रिएक्शन आना भी ठीक था या नहीं। सोशल मीडिया इस वक्त इस चीज़ पर ज़ेर गर्दिश बहस कर रही है। खैर चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका तो जो अंजाम हुआ वो हुआ, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। और सिचुएशन अब कुछ ऐसी बनी हुई है कि हम तो जो है वो अब मॉर्निंग शो में अब जो बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और आप सबको पता है कि इस वक्त जो सिचुएशन जो है वो बनी हुई है। ऑल राइट, वी आर कंटिन्यूइंग विद द क्रिकेट एंड ज़रा बात कर लेते हैं। फवाद मुस्तफ़ा क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कल हम बहुत मुख्तसर बात कर पाए थे, लेकिन वादा किया था कि बात करेंगे आज बाबर पे आके, एंड वी आर फुलफिलिंग द प्रॉमिस। विल बाबर फुलफिल द प्रॉमिस? जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के मीडिया में और उनकी क्रिकेट बोर्ड ने जो वेबसाइट पे अपनी लगाई हुई वीडियोस, दे आर वेलकमिंग बाबर आजम। देखिए, जिस किस्म की कंडीशंस हैं वो बाबर को सूट करती हैं। फिर सिडनी का जो विकेट है वो काफी हद तक पाकिस्तान जैसा है, बट मसला सारा ये है कि ऑस्ट्रेलिया में बड़ी तेज क्रिकेट खेली जाती है, तो उस पे वो किस तरह से उसको मैनेज करेंगे। जो स्ट्राइक रेट के हवाले से जो उन पे तनकीद होती है उसको किस तरह से वो देखेंगे, क्योंकि वहाँ जो है वो बहुत ज्यादा इन चीजों पर देखा जाता है। नो डाउट बाबर की बहुत ज्यादा पजीराई हो रही है ऑस्ट्रेलिया में भी, और बिग बैश पे भी इंतजार हो रहा है कि बाबर आके खेलेंगे, और दुनिया क्रिकेट के बहुत बड़े स्टार हैं। एक मुझे जरा प्रॉब्लम नजर आई है बाबर की बैटिंग के हवाले से, वो ये है कि बाबर हैं और कोहली हैं और जो रूट हैं, ये इस किस्म के प्लेयर हैं, ये पावर हिटर नहीं बन सकते। जो मैंने कुछ किस्म के जो स्किल वर्क पे काम हो रहा था नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, और जब उनसे पावर हिटिंग कराई जा रही थी, तो मुझे थोड़ा सा खौफ सतारी हो गया कि ये एक प्लेयर से किस चीज पे काम हो रहा है जो उसका काम नहीं है। तो वो गलती की तरफ बाबर ना चले जाएं, मेरी यही ख्वाहिश है। खुद समझदार है, इतनी क्रिकेट खेली हुई है। साथ साथ ये है कि हर बड़े प्लेयर ने, जिमी एंडरसन, जो रूट, इन सब ने एक वक्त पे आके डिसाइड किया कि हम T20 क्रिकेट को कम करके रेड बॉल क्रिकेट पे फोकस बढ़ाएंगे और वनडे क्रिकेट पे, तो वो भी बाबर को गौर करना पड़ेगा। बट एक बहुत बड़ा इम्तिहान उनका इंतजार कर रहा है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है और उनकी काबिलियत भी इतनी है कि वो डिलीवर कर सकते हैं और करना भी चाहिए। हमने फवाद भाई वी सॉ सम ग्लिम्पसेस PSL में, जब बाबर की टीम बाहर होने से पहले 94 रन्स आई गेस बाबर ने बनाए थे, बहुत ही तेज़ 94 रन्स बनाए थे। बाबर ट्राई तो कर रहे थे टू अप द एंटी, लेकिन आपको लगता है कि विद द टाइप ऑफ प्लेयर ही इज़, हम उनसे जो है वो बिग बैश में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? विल ही कम एज एन ओपनर, या फिर विल ही बी इन दैट कंफर्ट कॉर्नर ऑफ 1 डाउन और 2 डाउन? देखिए, ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो किस नंबर पे खेलेंगे, बट मुझे लगता है कि वो मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे 1 डाउन या 4 नंबर पे। और वहां पर होता ये है कि ज्यादातर तेज बॉलर्स ही ज्यादा गेंदें करते हैं, तो और विकेट बड़ा अच्छा होता है जिसमें बॉल बैट पे आता है। बाबर को क्या करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबर को उसी किस्म की क्रिकेट खेलनी चाहिए जैसी वो खेलते हैं, जो उनकी काबिलियत है। कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है बाबर को। मेरी समझ नहीं आ रहा कि जो मैंने स्किल वर्क पे देखा था, जिस तरह से उनसे छक्के लगवाए जा रहे थे, भाई उनका खेल नहीं है। जिस तरह से खेलते हैं उसी को बेहतर करना है, और उसी में स्ट्राइक रेट भी बेहतर हो सकता है। और एक हद से ज्यादा वो स्ट्राइक रेट नहीं बढ़ा सकते, वो उस किस्म के प्लेयर नहीं है। कोहली को भी आपने देखा होगा IPL में, आप जो रूट को भी देख लें, ये मुख्तलिफ किस्म के प्लेयर हैं। उनको उसी तरह से खेलने दें और उसी तरह से रहने दें, और ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो खुद उस पर डिसीजन लें। रादर कि जी अगर नया कोचिंग स्टाफ आ रहा है और वो उन्हें सिखा रहा है कि जी ये आपने पावर हिटिंग करनी है, तो वो उनके साथ ज्यादती हो जाएगी और उनके साथ साथ पाकिस्तान के साथ होगी, क्योंकि आपके पास रेड बॉल में, वाइट बॉल में इतना बड़ा कोई बैटर ही नहीं है। तो अब ये उनके डिसीजन है कि वो क्या फैसले करते हैं। और अगेन
बाबर के इस डिसीजन पे तो हम करेंगे बात, बट आपको लगता है फवाद भाई कि क्या वाकई ये वक्त आ गया कि बाबर को अभी डिसीजन ले लेना चाहिए या फिर उनको देखना चाहिए? मैं इसको अगेन कंपेयर तो नहीं कर रहा, लेकिन हसन नवाज ओपन कर रहे थे, उनको चौथे नंबर पे लाया गया और अब वो खुद कह रहे हैं कि भाई मैं तो चौथे नंबर पे ही खेलूंगा। व्हाट अ फाइन डे इज टर्निंग आउट टू बी फॉर पाकिस्तान। सो क्या बाबर का वाकई वो वक्त आ गया कि जब उन्हें फैसला करना चाहिए कि लेट्स गो टू द रेड एंड वाइट, टू द रेड एंड वाइट का मतलब 50-50, या फिर इतना मार्जिन है फॉर अ प्लेयर लाइक हिम कि वो कुछ तकनीक बदले अपनी और कुछ मतलब बेहतर कर सके, क्योंकि उसके नाकदीन कहते हैं स्ट्राइक रेट क्या करें, 5000 की स्ट्राइक रेट से खेलना शुरू कर दें क्या? देखिए, रेड एंड वाइट पे ज्यादा फोकस हो और T20 क्रिकेट को एंटरटेनमेंट के तौर पे लें कि ये बिग बैश खेल लिया और 1-2 लीग वगैरह खेल ली, बट ज्यादा फोकस उस तरफ बढ़ा दें। ये मैं समझता हूँ उनके लिए बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। साथ साथ फैसल एशिया कप के हवाले से भी अब खबरें आ रही हैं कि बहुत ज्यादा भारत शोर मचा रहा था कि हम नहीं आएंगे, नहीं खेलेंगे, नहीं होगा, तो वो मोस्ट प्रॉब्ली UAE में होने जा रहा है और भारत भी खेलने आ रहा है और खेलना आना पड़ेगा, क्योंकि जो मीडिया राइट्स और उसकी बहुत ज़्यादा जो स्पॉन्सरशिप है उसमें ज़्यादातर भारत के ही करता धरता जो है वो इन्वॉल्व हैं। तो जो बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे कि हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं आएंगे, जो हमने कभी भी नहीं किया, वो मेरे ख्याल से फिर एक बार अपनी बात खुद ही अपने मुंह में लेनी पड़ेगी और वो करना पड़ेगा जो बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे कि जी हम नहीं खेलेंगे, और BCCI तो फिर दोबारा से आके खेलना पड़ ही रहा है। जी, वो खेलना तो पड़ेगा, कोलंबो में खेलना तो पड़ेगा। UAE में UAE में वो मैं वुमेन की भी बात करूं अगर तो उनको तो खेलना तो पड़ेगा, तो वो गीदड़ बपकिया तो एक साइड हो गए। थैंक यू सो मच फवाद मुस्तफा हमारे साथ मौजूद थे। इट वाज अ ग्रेट टाइम हैविंग यू ऑन द शो। आप बाबर आजम क्या करेंगे और बाबर आजम क्या नहीं करेंगे ये तो वक्त भी बताएगा। ऑल इन ऑल तो आज के शो से मैं दाज़ी है, लेकिन जाने से पहले एक और डेवलपमेंट हुई है और वो अपने नाजरीन को हम बताना चाहते हैं, दैट इज़ के डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बहुत अहम बयान दिया है और वो उन्होंने बयान ये दिया है कि या तो ईरान मुआहदा कर ले या फिर वो मज़ीद बमबारी के लिए तैयार हो जाए। वेयर द सिचुएशन इज़ गोइंग, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, बहुत ही खौफनाक सूरत हाल भी इख्तियार होती जा रही है। तो देखना यह है कि अब आगे आने वाले दिनों में मज़ीद क्या चीज़ होती है। आपसे हम लेंगे इजाज़त, अपना रखिए ख्याल और हम आपसे मिलेंगे कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।